लोग आई होप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं रिवीजन वीडियो डाल रहा हूँ, पहला कंपनीज एक्ट का रिवीजन करेंगे हम आज, एकदम फास्ट वे में करेंगे। ये अपना जून 24 एंड ऑनवर्ड्स के लिए काम में आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013। क्या इससे पहले भी कोई कंपनीज एक्ट थे? हाँ, 1956 का भी था, उसके बाद अमेंडमेंट आती रही और अब ये 2013 का फाइनली पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, सबसे पहला किसी भी एक्ट का जो पहला सेक्शन होता है वो बात करता है उसकी एप्लीकेबिलिटी, ये एक्ट किस किस चीजों पे एप्लीकेबल होगा। सेक्शन नंबर 1 जो है कंपनीज एक्ट का, वो बताता है कंपनीज एक्ट किन किन कंपनीज पे या फिर किन किन ऑर्गेनाइजेशन पे लगेगा। सबसे पहले पढ़ते हैं, देखो जस्ट अ मिनट। एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं हम कंपनीज एक्ट की। तो कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। सबसे पहले तो ये लगता है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो भी कंपनी बनेगी उन पर कंपनीज एक्ट लगेगा, लॉजिकल बात है। और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब 2013 से पहले भी अगर किसी कंपनी लॉ यानी कि 1956 या उसके बाद के जो भी अमेंडमेंट होकर आई है उन किसी एक्ट के अंदर या उन किसी कंपनी लॉ के अंदर अगर कोई कंपनी रजिस्टर हुई है, जैसे कि एग्जाम्पल लू टाटा और ये सब रिलायंस वगैरह, ये 2013 से पहले ही कंपनी है, तो उन इन पे भी कंपनीज एक्ट ही लगता है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी मतलब एक कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है या डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब बिजली बनाने का या बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने का जिनका काम होता है। तो ये जो 3 कंपनी है स्पेशल कंपनी कहलाती है। इन स्पेशल कंपनी पे भी कंपनीज एक्ट लगता है, लेकिन पूरा नहीं लग पाता। पूरा न लगने का मतलब ये है कि इनके खुद के भी अपने एक्ट है, जैसे इंश्योरेंस का खुद का एक्ट है, बैंकिंग का खुद का एक्ट है और इलेक्ट्रिसिटी का भी अपना खुद का एक्ट है। तो इंश्योरेंस, बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में कंपनीज एक्ट लगता तो है, लेकिन इनके खुद के एक्ट भी है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ इनके खुद के एक्ट कोई अलग चीज बता रहे हैं कंपनीज एक्ट से, कंपनीज एक्ट कुछ अलग चीज बता रही है, इनका एक्ट कुछ अलग चीज बता रहा है, उस केस में इनके एक्ट को ज्यादा आप इंपॉर्टेंस देंगे, यानी कि इनके एक्ट की बात मानी जाएगी, इनके पर्सनल एक्ट की बात मानी जाएगी, ना कि कंपनीज एक्ट की। इनके लिए कंपनीज एक्ट एक जनरल एक्ट है और इनके खुद के पर्टिकुलर अपने खुद के एक्ट हैं, तो इसलिए पर्टिकुलर खुद के वाले जो एक्ट है उन पे जो कुछ प्रोविजन है वो ओवरराइड कर जाते हैं कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को। ठीक, उसके बाद एनी अदर कंपनी, जिसे गवर्नमेंट कहते हैं, किसी भी कंपनी को अगर गवर्नमेंट कह रही है कि आप पे कंपनीज एक्ट लगेगा, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर गवर्नमेंट कह रही है कि आप पे कंपनीज एक्ट लगेगा, तो उस पर कंपनीज एक्ट लगेगा। या फिर ऐसी कोई बॉडी जिसे गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी आने वाले टाइम में। अगर किसी और बॉडी, कॉर्पोरेट को या किसी और बॉडी को गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी आने वाले टाइम पे कि आप पे कंपनीज एक्ट लगेगा, तो उस केस में उस पर भी कंपनीज एक्ट लग जाएगा। तो ये तो सेक्शन नंबर 1 की बात कर चुके हैं हम। क्या है, दोबारा समराइज करते हैं। सेक्शन नंबर 1 किसी भी एक्ट का बताता है एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो सेक्शन नंबर 1 में क्या बताया, कंपनी एक्ट किन किन ऑर्गेनाइजेशन पे लगेगा। ऐसी कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 में बनी है उन पे तो लगेगा, साथ में उन कंपनीज पे भी लग जाएगा जो 2013 से पहले के किसी कंपनीज एक्ट में बनी है, जैसे कि 1956 या उसके बाद के जो भी अमेंडमेंट वाले एक्ट थे उन पे बनी हुई कंपनी भी कंपनी ही कहलाएगी इस एक्ट के लिए भी। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या बोलते अपना कुछ कंपनी स्पेशल कंपनी जैसे बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और क्या बोलते अपना इंश्योरेंस, ये स्पेशल कंपनी है। ऑल्दो ये स्पेशल कंपनी है लेकिन इन पे भी कंपनीज एक्ट लग जाता है, बट एक कैच है कि इनका खुद के भी एक्ट है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ इनका खुद का एक्ट कंपनीज एक्ट के से कोई अलग बात कर रहा है, उस केस में इनके वाले एक्ट को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट किसी एक्ट को, किसी कंपनी को कहना चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कहना चाहे तो कह सकती है, ये गवर्नमेंट कहे नोटिफाई करेगी तो अभी वो कंपनी ही कहलाएगी। ये तो हम बता चुके हैं एप्लीकेबिलिटी। अब बात करते हैं मीनिंग के बारे में। कंपनी कहते किसको है? जनरली सेक्शन 2 के अंदर मीनिंग दी गई होती है, किसी भी एक्ट के अंदर डेफिनेशन दी गई होती है किसी भी एक्ट के अंदर। जो डेफिनेशन आगे चल के उस एक्ट में काम आती है वे सारी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 के अंदर दी जाती है जनरली। कंपनी देखो, हेनरे था, हेने ने एक डेफिनेशन दी और इनकी डेफिनेशन से ही इसके फीचर बने कंपनी की। इन्होंने क्या कहा, हेने का कहना था, जस्ट अ मिनट, हेने ने कहा, कंपनी किसे कहा हेने ने, देखते हैं चलिए। हेने अ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, हेने ने कहा कंपनी जो है वो एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, एसोसिएशन माने ग्रुप ऑफ पर्सन है जो विच इज आर्टिफिशियल पर्सन। क्या कंपनी रियल पर्सन नहीं? कंपनी हमें दिखती नहीं, जो हमें दिखती है वो बिल्डिंग दिखती है, फर्नीचर दिखता है, ह्यूमन रिसोर्स दिखता है, कंपनी हमें कभी नहीं दिखती। लेकिन लो ने इसे हमारी तरह एक इंसान माना, जैसे हम एक इंसान है इसी तरीके से लो ने कंपनी को भी एक पर्सन की भूमिका में लाया है, या फिर कहे तो लो की आइज में कंपनी भी एक इंसान है, जैसे हम इंसान है,
वैसे कंपनी भी है, लेकिन कंपनी आर्टिफिशियल इंसान है, हम नेचुरल पर्सन है, हमारी नेचुरल बर्थ हुई है, हम हंस बोल सकते हैं, चल फिर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, जो चीज कंपनी नहीं कर सकती। लेकिन लीगल वे में कहे, लेकिन लॉ की नजर में जो काम एक नेचुरल पर्सन कर सकता है वो कंपनी भी कर सकती है, सिर्फ कुछ काम को छोड़ के। कुछ काम कौन से हैं? कंपनी शादी नहीं कर सकती, कंपनी प्रोफेशन नहीं बन सकती, कंपनी डाइवोर्स नहीं ले सकती, कंपनी को जेल में नहीं डाल सकते, इस तरीके से। लेकिन कंपनी जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, हाँ। जैसे हम एग्रीमेंट कर सकते हैं, कंपनी कर सकती है, हाँ। जैसे हम अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कंपनी खरीद सकती है, हाँ। जो काम हम कर सकते हैं वो कंपनी भी कह सकती है। जैसे हम किसी के ऊपर केस करते हैं, कंपनी भी कर सकती है, हाँ। जैसे कोई हमारे ऊपर केस कर सकता है, कंपनी भी कर सकती है, बिल्कुल हाँ। क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी जो है वो लॉ में बनती है, यानी कि कंपनीज एक्ट के अंदर बनती है। एंड हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। अब देखिए तीन चीजें, सेपरेट एंटिटी एक अलग चीज है, परपेचुअल सक्सेशन एक अलग चीज है, और कॉमन सील एक अलग चीज है। समझिए सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या। आपने पार्टनरशिप पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने डाल रखी है यूट्यूब पर, देख लेना लेक्चर। पार्टनरशिप में हमने पढ़ा है कि जो पार्टनर है और जो फर्म है वो एक है। मतलब अगर फर्म के पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर मर जाते हैं, पार्टनरशिप के फर्म के पार्टनर की डेथ हो जाती है और उनके एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा, तो उस केस में पार्टनर के मरने के बाद फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है, यानी कि फर्म बंद होती है और एक नई फर्म को बनाना पड़ता है। लेकिन कंपनी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी में पार्टनर मेंबर आए जाए मरे, इंसॉल्वेंट हो, इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहेगी। कंपनी को लॉ ने बनाया है तो कंपनी को खत्म करने की पावर भी लॉ के पास ही है। कंपनी लॉ की नजर में क्रिएट हुई है तो लॉ की नजर में ही कंपनी का डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन नहीं, कंपनी को वाइंडिंग अप होता है। ठीक, ये कह रहा है, ये कहता है सेपरेट एंटिटी का फीचर। परपेचुअल सक्सेशन का भी इसी से जनरेट हुआ। सेपरेट एंटिटी का फीचर क्या कहा कि कंपनी अलग है, उसके मेंबर अलग है। जैसे पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि पार्टनर अलग है, उसे उसे चलाने वाले पार्टनर अलग, पार्टनर्स उसे चलाने वाले पार्टनरशिप फर्म और उसे चलाने वाले पार्टनर सेम है। ये हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप में। कंपनीज में क्या पढ़ते हैं हम कि कंपनीज के जो ओनर होते हैं, यानी कि जो कंपनी के मेंबर होते हैं और जो कंपनी को चलाते हैं मैनेजमेंट, वो अलग अलग बंदे होते हैं। तो ये सेपरेट एंटिटी का फीचर ये कहता है कि कंपनी को चलाने वाले और कंपनी को बनाने वाले अलग अलग है। इस सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर है, इसी की वजह से ये परपेचुअल सक्सेशन का फीचर आया है, क्योंकि कंपनी को चलाने वाले और कंपनी को बनाने वाले अलग है। इसलिए अगर कंपनी को चलाने वालों की डेथ हो जाती है तो कंपनी को बनाने वालों पर उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि उसे चलाने वाले बंदे अलग हैं। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन कंपनीज एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन थोड़ी अलग दी गई है। कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंदर कंपनीज एक्ट को कहा गया है कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट 2013 या फिर किसी भी प्रीवियस कंपनी लो। कंपनीज एक्ट ने कहा है कि जो भी कंपनी हमारे किसी भी कंपनीज एक्ट में, चाहे 2013 हो या उससे पहले का कोई कंपनीज एक्ट हो, अगर उसमें रजिस्टर होगी तो हम उसे कंपनी मानेंगे। फीचर्स ऑफ कंपनी, ये पहली डेफिनेशन जो हैने वाली डेफिनेशन है, हैने की डेफिनेशन से फीचर जनरेट हुए हैं। हैने ने जो बताया था, देखो सेपरेट एंटिटी का फीचर है, मतलब कंपनी के जो ओनर हैं और जो कंपनी को चला रहे हैं वे दोनों बंदे अलग अलग हैं। जबकि पार्टनरशिप में ये था कि जो पार्टनर कंपनी, पार्टनरशिप फर्म के ओनर भी होते थे और वही पार्टनरशिप फर्म को चलाते भी थे। चाहे एक बंदा चलाए, चाहे सारे के सारे एक के, चाहे एक के बिहाफ में सारे के सारे, या तो सारे पार्टनर चलाएंगे या सारे के बिहाफ में कोई एक पार्टनर भी चला सकता है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, ओनर को कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं दिया गया है लॉ के अंदर। परपेचुअल सक्सेशन, ये सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से ही आया है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है तो इसलिए कहा गया है कि जो उसके ओनर है, यानी कि जो कंपनी को चलाने वाली कंपनी के जो ओनर है, उनके उनके मरने या उनके चेंज होने या उनके डेथ होने से या उनके रिटायर होने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, रेजिग्नेशन देने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कंपनी में। कंपनी लॉ की नजर में बनी है तो वो जब तक चलेगी जब तक लॉ के प्रोसीजर के थ्रू उसका बाइंडिंग अप नहीं होगा या स्ट्राइक ऑफ नहीं होगा। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड होने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप की एसेट मान लीजिए 50 लाख की है और पार्टनरशिप की लाइबिलिटी 80 लाख की है, तो 30 लाख पार्टनर अपने घर से देंगे, अपनी पर्सनल एसेट बेच के देंगे। लेकिन कंपनी केस में ऐसा नहीं है। मान लीजिए कंपनी की एसेट 50 लाख की हो और कंपनी की लाइबिलिटी 80 लाख की चली जाए, उस केस में जो मेंबर है वो 50 लाख तक के लिए, यानी कहूँ तो अनपेड अमाउंट तक के लिए लाइबल रहते हैं, जबकि उनकी पर्सनल एसेट को कोई टच नहीं कर सकता। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये बता चुका, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। पर्सन क्यों है? क्योंकि लॉ ने उसे सेम अधिकार दिए हैं जो हमारे पास है, कुछ अधिकार को छोड़कर। लेकिन जैसे हम हंस बोल सकते हैं, चल फिर सकते हैं, हमारी एक बॉडी है, लॉ की है, उसकी कंपनी की कोई ऐसी बॉडी नहीं है। जो आपको दिखता है वो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी है। अब बात करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में और डिस्कस करेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी बता चुका मैं
कि जो कंपनी की, देखो देयर इज अ डिस्टिंक्ट फीचर बिटवीन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द मोस्ट डिफरेंट फीचर जो इस कंपनीज एक्ट में या फिर कंपनी का एक डिफरेंट फीचर है जो हमें सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में देखने को नहीं मिलता, वो है सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर। कंपनी अपने खुद के नाम पे एसेट ओन प्रॉपर्टी करती है, अपने खुद का बैंक अकाउंट रखती है। क्यों कर पा रही है? क्योंकि उसे अलग अलग बंदा माना गया है। कंपनी को लोगों ने खुद अलग से एक बंदा मान लिया है, इसलिए जो एक पर्सन काम कर सकता है वो कंपनी भी काम कर सकती है। जैसे एक पर्सन अपने खुद के नाम पे एसेट रख सकता है, अपने खुद के नाम पे प्रॉपर्टी रख सकता है, वैसे ही हमारी कंपनी भी हमारी कंपनी भी अपने खुद के नाम पे प्रॉपर्टी रख सकती है, खुद का बैंक अकाउंट रख सकती है, खुद के नाम पे लोन ले सकती है, खुद के नाम पे लायबिलिटी इनकर कर सकती है, और खुद के नाम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर सकती है। इट ठीक है ना, ये हो चुका। इट इज इन अ लॉ अ पर्सन, जैसे लॉ में जैसे हम एक इंसान है, ऐसे लॉ में भी कंपनी को एक पर्सन माना गया है। अब समझो, कंपनी के कुछ होते हैं सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम। ये क्या होते हैं? जब भी कोई कंपनी बनती है तो कुछ पर्सन एग्री करते हैं कि जैसे ही कंपनी बनेगी इसमें हम कुछ शेयर होल्ड करेंगे। जब भी कोई कंपनी बनती है उसमें कुछ बंदे अपना नाम लिखवा देते हैं कि जैसी कंपनी बन जाएगी उसमें हम इतने अमाउंट के शेयर होल्ड करेंगे। उन बंदों को कहा जाता है सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम। ये तो होते हैं शुरू में जब कंपनी बनती है। उसके बाद में तो शेयर डिपेंड करता है किस टाइप की कंपनी है। अगर कंपनी प्राइवेट हुई तो शेयर 200 मेंबर तक रह सकते हैं, पब्लिक हुई तो इनफाइनाइट मेंबर रहते हैं। तो क्या उन 200 इनफाइनाइट या जो ये मेमोरेंडम के अंदर नाम है, इन मेंबर्स के मरने से कुछ कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बहरहाल वो बात पढ़ेंगे हम परपेचुअल सक्सेशन में। लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करें तो ये बंदे जो कंपनी को बनाते हैं या फिर कहें जिनका नाम कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है, इन बंदों को कंपनी से अलग माना जाता है। क्यों? समझिए यार। देखिए, कंपनी हो गया ये, इस बंदे को अलग से लोगों ने कह दिया कि भाई देख तेरा नाम है कंपनी। अब बात खत्म हो गई। इसको अलग पर्सन की भूमिका दे दी तो अब ये अलग पर्सन बन गया ना। अब चाहे 10 शेयर होल्डर हो या 5 मैनेजमेंट के मेंबर हो, इनके आने जाने मरने से इस पर थोड़ी ना, ये तो अलग जीवित प्राणी बना दिया ना। लो ने एक अलग प्राणी जिंदा कर दिया जो दिखता बोलता चलता फिरता नहीं है, लेकिन लो ने इसे अपनी नजर में जिंदा कर दिया। एक इनविजिबल मैन को लो ने जिंदा कर दिया, जिसे कहते हैं कंपनी, जो हमें दिखता नहीं लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि अब वो अलग बंदा है तो इस बचे हुए बंदों के मरने से इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर भाई कोई बंदा मरता है तो उसके मरने से दूसरे बंदे पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसलिए कहा क्योंकि सेपरेट एंटिटी का फीचर है। अब ये बंदा अलग हो गया, इसे लोगों ने अपनी नजर में अलग से बना दिया है। इवन अ मेंबर कैन कॉन्टैक्ट विद द कंपनी, तो ये बंदे भी इसके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल करो यार। ये बंदे ये बंदे अपने नाम पे करेंगे, कंपनी अपने नाम पे कॉन्टैक्ट करेगी, मैनेजमेंट अपने नाम पे करेगा। मतलब मैनेजमेंट से करना चाहे तो मैनेजमेंट भी इनके साथ कर सकता है, मेंबर्स करना चाहे तो मेंबर्स भी इनके साथ कर सकते हैं, बिंदास फ्रीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसे एक अलग से बंदा बनाया है लोगों ने। कंपनी को लोगों ने कहा है कि तुम भी एक पर्सन हो, जैसे एक नेचुरल पर्सन होता है, तुम नेचुरल तो नहीं हो लेकिन तुम एक आर्टिफिशियल पर्सन हो। ए मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी। देखिए समझिए, अब आप लिंकेज कर पाएंगे क्योंकि आपने पार्टनरशिप करा होगा मेरे साथ। दो यूनिट मैंने करा दी तो आपने भी करी होगी, आपने कहीं भी करी होगी तो करी होगी। समझिए, हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि पार्टनर जो होता है पार्टनरशिप का, उसका प्रॉपर्टी पे अधिकार होता है। यानी कि मान लीजिए 40 लाख की प्रॉपर्टी है और 4 पार्टनर है, तो जनरली चारों के चारों का अधिकार होता है उस 40 लाख की प्रॉपर्टी के ऊपर, अगर कुछ एग्रीमेंट में नहीं है तो उसके अलावा। ठीक। तो अगर 4 पार्टनर है, 40 लाख की प्रॉपर्टी है, तो सबके पास अधिकार होगा अपने, जो भी उनकी रेशियो वगैरह जो उन्होंने डिसाइड करा होगा उसके हिसाब से उनके पास अधिकार होगा। लेकिन जो कंपनी के मेंबर होते हैं, यानी कि जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, उनका कंपनी की एसेट में कोई हिस्सेदारी नहीं होती। आप रिलायंस के 100 शेयर खरीद लोगे तो आप रिलायंस के डिसीजन मेकिंग में अपनी वोट डाल सकते हो। जब रिलायंस की मीटिंग होगी आप उस मीटिंग में वोट डालने का अधिकार रखते हो, लेकिन आप उस रिलायंस के एसेट में अपना हिस्सेदारी नहीं रखते। आप जाके ये नहीं कह सकते कि मुकेश अंबानी जी, ये जो रिलायंस की बिल्डिंग है ये मेरी है, इसमें मेरी हिस्सेदारी है क्योंकि मैंने आपके शेयर खरीदे हैं। गार्ड पीट पीट कर भगाएगा आपको। आपको नहीं, मतलब जो बंदा जाएगा कहने। इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी हिस्सेदारी नहीं होती कंपनी की प्रॉपर्टी में। जबकि पार्टनरशिप में ऐसा होता है कि पार्टनर्स बनतों के साथ आपका अधिकार आ जाता है उस पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी के अंदर। पढ़ चुके? अब देखते हैं आगे। परपेचुअल सक्सेशन कहां से आया है? ये सेपरेट एंटिटी के फीचर से आया है। क्योंकि सेपरेट एंटिटी का फीचर है तभी परपेचुअल सक्सेशन का फीचर भी आया है। ये क्या कह रहा है? मेंबर में डाई चेंज और मेंबर आए जाए, हमारे इंसॉल्वेंट हो, पागल हो, हमें कुछ मतलब नहीं, उससे कंपनी नहीं बदलेगी, कंपनी का बाइंडिंग अप नहीं होगा। जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है।
पार्टनरशिप में अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा, या पार्टनरशिप की रिटायरमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा, उस केस में पुरानी पार्टनरशिप बंद होती है, नई पार्टनरशिप बनती है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है, अगर मेंबर की डेथ हो जाए, मेंबर रिटायर हो जाए, या मेंबर को कुछ भी हो, उस केस में पार्टनरशिप बंद, वो कंपनी बंद नहीं होती। ठीक। शेयर तो पब्लिक कंपनी के केस में इनफाइनाइट हैंड होगा, मतलब पब्लिक के कंपनी के केस में शेयर को इनफाइनाइटली ट्रांसफर करा जा सकता है, अलग अलग ओनर बनेंगे, क्योंकि जिसके पास शेयर जाएगा उसकी ओनरशिप होगी, तो उस केस में अलग अलग ओनर होने से कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कंपनी के एग्जिस्टेंस पे। ठीक। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिससे लॉ ने बनाया है। अब लॉ ने उसे अधिकार दे दिया है कि जो एक अधिकार एक ह्यूमन बीइंग के हैं वही राइट सेम उसके भी है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग के राइट है, ऐसे ही कंपनी के भी राइट है। तो जैसे एक ह्यूमन बीइंग, मान लीजिए ये एक कंपनी खड़ी है, ये कंपनी एक बंदा, इसे कंपनी मत मानिए, इसे एक पर्सन मानिए, ये एक पर्सन था। अब ये मानिए 5 पर्सन थे जिन्होंने इस पर्सन को बनाया, या मानिए जिन्होंने इस पर्सन से कोई कॉन्टैक्ट करा या कुछ भी करा। अब ये 5 पर्सन मर गए, तो इन 5 पर्सन के मरने से हम ये कह देंगे ये पर्सन भी, इस पर्सन को ही मार दो। इन लॉजिकल चीज अब लग रही है ना आपको कि बड़ा कुछ अजीब चीज हो रहा है। इसी तरीके से कंपनी को भी एक पर्सन माना है लॉ ने, तो उसे बनाने वाले या उससे उसके साथ जो एग्रीमेंट वाले पर्सन है, या जिन्होंने उस टाइम पे जब वो बनी थी उसके साथ उसके मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करा था, उनके बनने से कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक अलग पर्सन है और वे पर्सन एक अलग पर्सन थे। ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ पब्लिक कंपनी के, इसमें आपको पता होगा, मैं क्यों कह रहा हूँ रिवीजन, मतलब विजन नहीं है, आप एक बार पढ़ चुके होंगे, मैं स्पीड भी बढ़ा रहा हूँ थोड़ी, तो आपको पता होगा कि पब्लिक कंपनी केस में मिनिमम 7 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक कंपनी बनाने के लिए। मानिए एक पब्लिक कंपनी थी जिसके 7 मेंबर थे, सातों के सातों मेंबर बनने कंपनी बनाई, और एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, या एयरक्राफ्ट में उनकी डेथ हो गई, तो सारे के सारे मेंबर्स की डेथ होने से भी क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं होगी। कोई कंपनी एक अलग पर्सन है, बेसाथ मरे ना, लेकिन अभी आधवा आदमी जिंदा है जो है कंपनी, जब तक कंपनी को लॉ नहीं मारेगा कंपनी नहीं मरेगी। बात खत्म। लिमिटेड लायबिलिटी ये मैं बता चुका, पार्टनरशिप के केस में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जबकि कंपनी के केस में लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी होने का मतलब ये है कंपनी की एसेट 80 लाख की है, लायबिलिटी 1 करोड़ की है, तो 20 लाख के लिए बचे हुए 20 लाख के लिए उसके मेंबर्स पे फोर्स नहीं कर सकते, मेंबर की पर्सनल एसेट के लिए मेंबर लायबल नहीं होते। जबकि पार्टनरशिप के केस में ऐसा है कि अगर पार्टनरशिप की एसेट 80 लाख की है, लायबिलिटी 100 करोड़ की है, तो 20 करोड़ पार्टनर को अपने घर से लाना पड़ता है। ये हो चुका। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बता चुका, क्योंकि इसको लॉ ने एक पर्सन मानना है, इसलिए ये पर्सन तो है, लेकिन इसका नेचुरल बर्थ नहीं हुआ, जैसे हमारी एक नेचुरल बर्थ है, जैसे हम एक नेचुरल पर्सन है, ऐसे लॉ ने ऐसा कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है। ऑल्दो ये बेस सब काम कर पाती है जो हम कर पाते हैं, इसलिए इसको पर्सन कहा गया है। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में आपको बता चुका। कॉमन सील एक लास्ट पर लेते हैं, कॉमन सील भी इसी के अंदर आगे देखिए कॉमन सील क्या है। कॉमन सील मानिए समझिए, क्योंकि कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है तो उसका हाथ नहीं होगा, उसका बॉडी नहीं होगी। अब उसकी बॉडी नहीं होगी तो वो हमारी तरह थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंपनी की बॉडी नहीं है, तो इसलिए कंपनी ना थंब इम्प्रेशन दे पाएगा ना सिग्नेचर कर पाएगा। तो उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे होंगे, कैसे माना जाएगा कि कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाइड था? उसके लिए आती थी एक कॉमन सील, एक कॉमन थप्पा आता था, ये रहा देखो, ये ऐसा करके आता था, कंपनी का नाम लिखा रहता है, कंपनी किस साल में बनी है, किस किस जगह कंपनी है, कंपनी की सिटी कहाँ क्या है, वो सब लिखा रहता था इस कॉमन सील में। तो ऐसी कॉमन सील ऐसा थप्पा डॉक्यूमेंट में लगा देते थे, थप्पा कर वो डॉक्यूमेंट लगने के बाद कंपनी के उस डॉक्यूमेंट को माना जाता है वेरीफाइड, ये माना जाता है कि ये डॉक्यूमेंट हो चुके हैं वेरीफाइड। लेकिन 2015 के बाद कंपनीज एक्ट ने कहा कि अब ये कॉमन सील रखना जरूरी नहीं है, आप चाहिए तो रखिए, आप चाहिए तो ना रखिए। अब मानिए क्योंकि उसने चॉइस दी, अब अगर कंपनीज एक्ट ने चॉइस दे दी तो कंपनीज एक्ट को एक नया वे बताना पड़ेगा जिस वे से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरीफाई तो करने पड़ेंगे। कंपनीज एक्ट कह रहा है कॉमन सील की मर्जी है आपकी, तो उसको एक वे बताना पड़ेगा, तो उसने वे बताया। उसने कहा कि अगर आप कॉमन सील नहीं रखते तो आप या तो दो डायरेक्टर के साइन ले लीजिए, या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी का साइन ले लीजिए। अगर आपकी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो या तो 2 डायरेक्टर के साइन या एक डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी का साइन से काम चल जाएगा, अगर आपकी कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी है तो। एक और इन्होंने एक एडिशन चीज दे रखी है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लीजिएगा कि यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, उत्तराखंड नहीं यूनाइटेड किंगडम में 2006 के बाद ही कॉमन सील को मना कर दिया गया था, ऑप्शनल से हटा दिया गया था, ऑप्शनल कर दिया गया था। कॉर्पोरेट बिल का कॉन्सेप्ट क्या समझिए, हम पढ़ चुके कंपनी अलग है और सब बनाने वाले अलग हैं, उसके मेंबर अलग है। अब आउटसाइडर बंदा, जो भी आउटसाइडर है, उसके मेंबर्स क्योंकि अलग है, तो मेंबर्स को एक शेल दी गई, एक कपड़ा दिया गया, जो कपड़ा मेंबर्स के आगे डाल दिया जाता है, जिससे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड बन जाती है। यानी कि कंपनी के करे हुए एक्ट के लिए मेंबर लायबल ना होए,
या मेंबर लायबल ना बने, इसके लिए उन्हें एक कॉमन सील होती है, यानी कि उन्हें कपड़े से डाल दिया, उनके बीच में कपड़ा डाल दिया जाता है, यानी कि कंपनी और उसके मेंबर को अलग कर दिया जाता है कॉर्पोरेट व्हील से, कॉर्पोरेट के कपड़े से। किसकी नजर में? आउटसाइडर की नजर में। कि आउटसाइडर की नजर में कंपनी और उसके मेंबर को अलग अलग दिखाने के लिए एक बीच में कपड़ा डाला जाता है, एक व्हील डाली जाती है जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट व्हील। ये व्हील डालने के बाद ये माना जाता है कंपनी ने अगर कोई गड़बड़ करी उस केस में उसके मेंबर लायबल नहीं होंगे। आपने रिलायंस के 100 शेयर खरीदे, रिलायंस ने आपने किसी भी एक कंपनी के 100 शेयर खरीदे, अब उस कंपनी ने कोई गड़बड़ करी, उस केस में आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक्शन किसके ऊपर लिया जाएगा? जो कंपनी को चला रहे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट। आई होप नाउ इट्स क्लियर। तो कॉर्पोरेट बिल क्या है? एक कवच है, एक कपड़ा है जो उसके मेंबर्स को बचाता है कंपनी की लाइबिलिटी से, या फिर कंपनी ने कुछ गलत करा तो उस गलत एक्शन की वजह से, कोई भी इरर या लाइबिलिटी जो कंपनी को अगर हुई है उसके किसी गलती की वजह से या उसके किसी एक्शन की वजह से, उस गलती या उस एक्शन से इनकर होने वाली कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी पेनल्टी, कोई भी पनिशमेंट, कोई भी फाइन उसके मेंबर पे नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में आती है कॉर्पोरेट बिल। इसका एक केस है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी। लेकिन इस केस को लिफ्ट इस कॉर्पोरेट इस पर्दे को कौन उठा देता है? जज साहब। कोर्ट में जज इस पर्दे को उठा देते हैं, और जो मेंबर होता है उस मेंबर को ये कहा जाता है कि तुमको कंपनी और तुमको एक बंदा मानेंगे, और जैसे कंपनी लायबल थी अब तुम भी लायबल रहोगे। इस ऐसा कुछ केस में जज यानी कि कोर्ट कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर देता है। क्या क्या केस है? सबसे पहले डू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी वेदर अ फ्रेंड और एनिमी। समझते हैं। देखो, कोई भी कंपनी को हम कब कहेंगे कि हमारी ये दुश्मन कंपनी है? कंपनी तो इंसान, मतलब इंसान तो है लेकिन हमारी तरह नेचुरल पर्सन तो है नहीं, तो कंपनी तो किससे लड़ाई झगड़ा करेगी नहीं। तो किस कंपनी को कहेंगे कि हमारी दुश्मन कंपनी? अगर हम किसी कंपनी को दुश्मन कंपनी कहना चाह रहे हैं तो उस केस में हम ये देखेंगे उस कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है, उस कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है, मतलब उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उस कंपनी का मैनेजमेंट में कौन बंदे हैं। अगर मानिए भारत की किसी कंपनी में पाकिस्तान की पाकिस्तान के मैनेजर्स हैं, पाकिस्तान के डायरेक्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन होता है कि वो कंपनी हमारी दुश्मन कंपनी है, मतलब उस कंपनी में लिए गए डिसीजन हमारे फेवर में नहीं होंगे, ऐसा मान लिया जाएगा। तो उस केस में जो कंपनी हमारी दुश्मन कंपनी होगी हम उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में भी आप पढ़ते हैं कि जो एनिमी कंपनी होती हैं उनके साथ करे गए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं। तो ये भी आप चीज ध्यान रखना है, एनिमी कंपनी में आपको बता चुका। इसमें आप देखना केस है डेलमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। ये रेगुलर क्लास में बता चुका, अब इसमें फास्ट टाइम वन शॉट रिवीजन में बताने की नीड नहीं है। अगला है टू प्रोटेक्ट टैक्स रिवेन्यू। डिंसो मानिकजी पैटेंट। डिंसो मानिकजी पैटेंट एक टाइम पे बहुत बड़े शेयर इन्वेस्टर थे। इन्होंने क्या करा, इनके पास काफी सारा डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम आती थी। अब डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम पे इनकम टैक्स लगता है, वो आप पढ़ते हैं अपने इंटरमीडिएट के टैक्सेशन के अंदर। क्योंकि डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम पे इनकम टैक्स लगता है, इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि नहीं नहीं अपना टैक्स बचाना है। इन्होंने टैक्स बचाने के लिए इन्होंने बनाई फर्जी कंपनियां। फर्जी कंपनी बना के इन्होंने उन फर्जी कंपनी में कर दिया इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन कंपनियों से ऐसा लोन ले लिया सेम अमाउंट, वही अमाउंट इन्होंने उन कंपनियों से ले लिया वापिस एज अ लोन। अब आप इनकम के टैक्सेशन में पढ़ोगे कि लोन के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है, लोन लेने पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो इन्होंने इस तरीके से अपने टैक्सेबल इनकम को लोन की इनकम दिखा के उस इनकम पे टैक्स बचा लिया करते थे। इस केस में जब ये कोर्ट में गया केस, तो जज साहब ने कहा कि इस पर्दे को उठाओ और ये मानो कि डिंसो मानिकजी पैटेंट और जो कंपनी बनी है वे दोनों कंपनी एक है, और जो क्योंकि जो गड़बड़ कंपनियों ने करी है, डिफॉल्ट कंपनी ने करा है ना, उसको कोई बिजनेस फ्रॉड करने के लिए बनी थी, तो हम मानेंगे डिंसो मानिकजी ने ही ये फ्रॉड करा है, और इस केस में डिंसो मानिकजी को ही कंसिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे। अगला है टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। वर्कर्स के एक्ट में या फिर कहें तो लेबर एक्ट में कोई चीज लिखी है, लेबर एक्ट में लिखा है, मान लीजिए कि एक अगर आपकी सेल एक अमाउंट से ऊपर चली जाती है या आपका प्रॉफिट एक अमाउंट से ऊपर चला जाता है, तो आपको एक फिक्स परसेंटेज अपने एम्प्लॉयज को बोनस देना पड़ेगा उनकी सैलरी के ऊपर, यानी कि उनकी बेसिक सैलरी के ऊपर उनको बोनस देना पड़ेगा एक फिक्स अमाउंट का, अगर आपका प्रॉफिट एक लिमिट को एक्सीड करता है तो। एक कंपनी थी जो थी क्या बोलते अपना से क्या बोले द एसोसिएट रबर इंडस्ट्रियल लिमिटेड भावनगर एंड वर्कर्स एंड अदर्स। तो एक एसोसिएट रबर इंडस्ट्री थी भावनगर में, आप नेट पर गूगल पर सर्च कर लेना, दिख जाएगी कौन सी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। वो कंपनी ने उतनी लिमिट के से ज्यादा के प्रॉफिट कमा ली थी जितनी लिमिट हमें लॉ के अंदर दी गई है। अब वो कंपनी चाह रही थी कि वो अपने वर्कर्स को डिविडेंड, अपने वर्कर को क्या बोलते अपना बोनस ना बांटे, वो चाह रही थी अपने वर्कर को बोनस ना दे।
तो उसने क्या करा, उसने बनाई फर्जी कंपनियां, उसने फर्जी कंपनियां बना के अपनी प्रॉफिट उस कंपनियों में डाल दिया, जिससे उनका प्रॉफिट कम दिखे। और अगर उनका प्रॉफिट ही कम दिखेगा उस केस में क्या होगा, अगर उनका प्रॉफिट ही कम दिखा तो उस केस में उन्हें डिविडेंड बोला सॉरी, उनको बोनस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वर्कर ये चीज समझ चुके थे, वर्कर गए कोर्ट, और कोर्ट में जज साहब ने कहा कि आपने फर्जी कंपनी बनाई है इसीलिए कि आप लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड कर सकें, इसलिए अब आपको ऊपर पेनल्टी लगेगी और आपको ये चीज माननी पड़ेगी। अगला है फॉर्म फॉर अ सब्स्टिट्यूट एज एजेंट। समझिए, एक कंपनी थी मोटर की कंपनी, मतलब वो एक कंपनी चाह रही थी कि मैं अब ट्रांसपोर्ट की एजेंसी बनाऊं, मतलब ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में जाऊं, पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन एंड गुड का ट्रांसपोर्टेशन मैं करूं, ऐसा चाह रही थी एक कंपनी। लेकिन उसका पास्ट रिकॉर्ड इतना खराब था कि वहां की अथॉरिटी ने उसे कर दिया था मना। अथॉरिटी ने कहा था कि नहीं, आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आप ये लाइसेंस हम आपको नहीं देंगे, आप ना तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर पाओगे ना आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। कंपनी चाला, कंपनी ने अपनी सब्सिडरी बनाई, एक अपनी कंपनी, सब्सिडी कंपनी आगे बढ़ेंगे, कंपनी ने अपनी एक सब्सिडी कंपनी बनाई। उस कंपनी ने क्या करा, अपनी सारी एसेट सब्सिडी कंपनी में डाल दी, अपनी सारी बस सब्सिडी कंपनी में डाल दी और सब्सिडी कंपनी के नाम पर लाइसेंस ले लिया। उस केस में क्या हुआ, जब बाद में अथॉरिटी को पता चला, अथॉरिटी गई कोर्ट, और कोर्ट में जज साहब ने कहा कि आपने जो कंपनी बनाई है वो आपने इसीलिए बनाई है जिससे, क्योंकि आपको वो लीगली वो चीज आपको अलाउड नहीं थी, आपने अपनी सब्सिडी बनाई ताकि वो चीज अलाउड हो सके, तो हम मानेंगे कि सब्सिडी भी क्योंकि आपकी है तो आपने ही लॉ का ब्रीच करा है। ये था। अगला, कोई फ्रॉड करने के लिए या कोई इनप्रॉपर कंटेक्ट करने के लिए। गिलफार्ड मोटर वर्सेस होन एक एम्प्लॉय था, गिलफार्ड मोटर में गया, जब वो उसने कहा मुझे जॉब चाहिए, तो गिलफार्ड मोटर ने कहा ठीक है जॉब तो देंगे, लेकिन आप अगर जब भी हमारी जॉब छोड़ोगे तो आप हमारे क्लाइंट को सोलिसिट नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने कहा। होर्न था चालाक, होर्न ने जॉब कुछ टाइम काम करा, उसके बाद जॉब छोड़ी, अपनी वाइफ और अपने चाइल्ड वगैरह के साथ उसने कंपनी बना ली। उस कंपनी में वो सेम बिजनेस कर रहा था, सेम क्लाइंट को सोलिसिट कर रहा था। वो गिलफार्ड मोटर की सेल घटने लगी। गिलफार्ड मोटर ने जब पता करा कि हमारी सेल क्यों घटी है, तो उसे पता चला कि होर्न ने कंपनी बनाई है जिस कंपनी में से हमारे कस्टमर उसके पास जा रहे हैं। गिलफार्ड मोटर के कोर्ट में, गिलफार्ड मोटर ने कोर्ट में कहा जज साहब इसने एक फर्जी कंपनी बनाई है, जबकि हमने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में कहा था कि इसे कंपनी नहीं बनाई थी। होर्न ने कहा कि मेरे नाम पे नहीं, वाइफ के चाइल्ड के नाम पे है। कोर्ट ने कहा कि वाइफ और चाइल्ड एक रिलेटेड पार्टी होती है, तो ये माना जाएगा कि आपने ही कहीं ना कहीं चीजें कराई है और इसलिए अब आप पे एक्शन लिया जाएगा। मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर में आपको दिखा चुका था रिलायंस कंपनी के। इसके बाद आगे की बात करते हैं। अब करते हैं कंपनी के टाइप की। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी की, लायबिलिटी के टाइप पे कंपनी को कितने बेस में बांटेंगे। सबसे पहले लिमिटेड बाय शेयर, एक ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू अनपेड कॉल्स। अब कॉल्स अनपेड आप समझते होंगे, +2 में भी आप एंट्री मारते हैं, जनरल एंट्री जब इशू ऑफ शेयर करते हैं तो आप देखते हैं ना कि अभी एक इतनी कॉल्स रह गई कंपनी की, मान लीजिए 10 रुपए थी इशू प्राइस, उसमें से फर्स्ट कॉल इसमें से एप्लीकेशन के 2 रुपए, अलॉटमेंट के 3 रुपए, 5 हो गए, और फर्स्ट कॉल के 2 रुपए, मतलब अभी 7 रुपए मंगाए, 3 रुपए नहीं मंगाए, तो अब कितने रुपए तक लायबिलिटी रहेगी उन मेंबर की। सीधी सी बात है, 3 रुपए तक ही रहेगी जितने की कॉल्स पेंडिंग है। तो एक ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी एक लिमिटेड अमाउंट तक होती है, जो कि लिमिटेड अमाउंट होता है अनपेड कॉल्स, अनपेड ड्यू ऑफ कॉल्स, तो उस केस में उस कंपनी कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के केस में वो कंपनी वो जो अनपेड कॉल्स है वो ड्यूरिंग द बिजनेस भी मंगा सकती है और बाइंडिंग अप के टाइम पे भी मंगा सकती है। ये मैं आपको दिखा दूंगा, पढ़ लेना। अगली है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एक ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी एक फिक्स अमाउंट तक होती है, जो अमाउंट के लिए वो एग्री कर चुका है मेंबर कंपनी को कि जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा मैं इतने अमाउंट तक के लिए लायबल रहूंगा, उस फिक्स अमाउंट तक के लिए उसकी लायबिलिटी होती है, उस केस में कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और ये अमाउंट कंपनी बाइंडिंग अप के टाइम पे ही मंगा सकती है, चलती हुई बिजनेस के टाइम पे नहीं मंगा सकती। ठीक है ना। एक और है गारंटी कंपनी के केस में, अगर जिसने गारंटी ली है, मान लीजिए एक्स ने गारंटी ली थी और एक्स चाह रहा है कि वो अपनी गारंटी वाई को ट्रांसफर कर दे और ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ये था नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सूरजबल। कोर्ट ने कंपनी गारंटी कंपनी को यह अधिकार दिया है, गारंटी कंपनी चाहे तो ट्रांसफर को रोक सकती है। अगला है अनलिमिटेड कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसके मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी कि उनकी पर्सनल एसेट भी जाएंगी, उसे कहते हैं अनलिमिटेड कंपनी। अगला 1 पर्सन कंपनी, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, लायबिलिटी के बेस पे कितनी तीन कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मेंबर के बेस पे। सबसे पहले 1 पर्सन कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप एक बंदा बनाता था, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती थी और उसकी परपेचुअल सक्सेशन भी नहीं रह पाती थी। अब ये दो समस्या थी जिनके समाधान के लिए कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक नया वो डाला गया सेक्शन, एक नया वो डाला गया कंपनी का टाइप, उसमें कहा गया 1 पर्सन कंपनी, यानी कि अब एक बंदा कंपनी बना सकता है, कंपनी बना के उसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड कर लेगा वो, और परपेचुअल सक्सेशन का भी या सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर भी ले पाएगा। लेकिन अब आप मुझे बताइए, आप पढ़ते हैं, आपने मेरे साथ पढ़ा है परपेचुअल सक्सेशन, अब परपेचुअल सक्सेशन में आपने पढ़ा है कि अगर मेंबर मरते हैं या जात होती है तो उस केस में कंपनी पे इंपैक्ट नहीं आता।
लेकिन अगर एक ही बंदा रहा और उस बंदे की डेथ हो गई तो फिर कंपनी चलाने वाला कौन रहेगा, आप बताइए, कोई रहेगा नहीं। इसलिए कहा गया है कि अगर आप एक बंदा कंपनी बनाना चाह रहा है, बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे बैकअप में एक बंदा और रखना पड़ेगा, जिसे कहते हैं नॉमिनी। बैकअप में एक बंदे का नाम रखना पड़ेगा जो है नॉमिनी, जो अगर मेन मेंबर मर गया तो मेन मेंबर की जगह ले लेगा वो नॉमिनी। सेकेंडली, क्या किसी का भी नाम नॉमिनी में लिख दे? एसआरके का नाम मैं नॉमिनी में लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। नॉमिनी में उसी का नाम लिखेंगे जो कंसेंट अपनी देगा। पहले हम उससे पूछेंगे कि भाई आप हमारी कंपनी में नॉमिनी बनना चाह रहे हो, 1% कंपनी में, वो कहेगा हाँ, तो उसका नाम देंगे। उसकी कंसेंट का एक फॉर्म होता है, मैंने वो फॉर्म रेगुलर क्लास में दिखाया था। उसके बाद क्या वो बंदा अपनी कंसेंट कभी भी वापसी कर ले सकता है? उसे बाद में लग रहा है कि नहीं नहीं कंपनी ठीक काम नहीं कर रही, मेरा नाम खराब हो रहा है, ले लेगा? हाँ ले लेगा। क्या मेंबर उसे निकाल सकता है बिना उसके पूछे? हाँ निकाल सकता है। तो ये सब हम पढ़ चुके थे। अब देखते हैं आगे, ठीक है ना। और ऐसे बंदे को जब निकालते हैं तो उसे मेमोरेंडम का अल्टरेशन नहीं कहा जाता, ठीक। अब बात करते हैं कौन बंदा मेंबर या नॉमिनी बन सकता है किसी भी ओबीसी का। एक ऐसा बंदा, दो रूट है इसके। एक रूट में आपको थोड़ा ज्यादा प्रोसीजर लगेंगे, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करानी पड़ेगी, एक रूट में आपको कम डॉक्यूमेंटेशन करानी पड़ेगी। अगर आप भारत के सिटीजन हो, सिटीजन मतलब आप भारत में जन्मे हो या आपके पेरेंट्स भारत के थे, उस केस में आप ओबीसी बना पाओगे, लेकिन आपको थोड़े ज्यादा डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे अगर आप भारत में नहीं रह रहे। आप भारत के हो लेकिन आप बचपन में ही, आप काफी साल पहले भारत को छोड़ के जा चुके हो, आप भारत को कुछ साल पहले छोड़ के जा चुके हो और आप बाहर रह रहे हो, आप लंदन रह रहे हो, आप स्विट्जरलैंड आप रह रहे हो, तो क्या आप ओबीसी बना पाओगे भारत में? हाँ बना पाओगे, लेकिन अब आपको थोड़ी ज्यादा डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, तो आप जाओगे सिटीजनशिप वाले रूट से। लेकिन आप एक ऐसे बंदे हो जो भारत में ही जन्मे हो और आप भारत में ही रहते हो, पिछले साल आप 120 दिन या उससे ज्यादा भारत के अंदर थे, तो आप कहोगे कि यार मैं जब भारत में रहता हूं तो मैं ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन क्यों दूं? तो आप जाओगे दूसरे रूट से। दूसरे रूट में क्या है, सिटीजन तो आप होने चाहिए ही चाहिए, दोनों चाहिए दोनों केस में, लेकिन आप रेसिडेंट भी हो तो अब आपसे थोड़े कम डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे। तो अब आप दो रूट से जा सकते हो, आप सिटीजन हो तो भी आप बना सकते हो, या आप मेंबर बन सकते हो या नॉमिनी बन सकते हो किसी भी ओबीसी में। और आप सिटीजन के साथ साथ रेसिडेंट हो तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, उस केस में आपको कम डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद कोई भी ओबीसी कन्वर्ट नहीं हो सकती सेक्शन 8 कंपनी में या ऐसी कंपनी में जिसका काम पैसे का लेन देन करना है। एक और चीज, माइनर, हमने पढ़ा था कि माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर बन जाता था टॉफी चॉकलेट खाने के लिए, लेकिन माइनर कंपनी का बेनिफिशियल पार्टनर नहीं बेनिफिशियल मेंबर नहीं बन सकता। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मिस नहीं होना चाहिए, कि एक भी कोई बंदा एक टाइम पे एक ही ओबीसी में मेंबर हो सकता है, एक ही ओबीसी में नॉमिनी। मान लीजिए मैं एक ओबीसी में मेंबर था जो मैंने बनाई, और मैं एक दूसरी ओबीसी में नॉमिनी था। अब मैं जिस ओबीसी का नॉमिनी था उस ओबीसी का मेंबर की डेथ हो जाती है, तो लीगली तो मुझे उसकी जगह लेनी थी। अब मैं उसकी जगह कैसे ले पाऊंगा, क्योंकि मैं एक ओबीसी में मेंबर हूं और एक टाइम पे मैं एक ही ओबीसी में मेंबर रह भी सकता हूं, लॉ ये कहता है। तो उस केस में मुझे एक ओबीसी छोड़नी पड़ेगी। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल में एक लाइन लिखी है, आर्टिकल माने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक लाइन लिखी है, क्या लाइन, कि इसके मेंबर्स को रेस्ट्रिक्शन है राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर। यानी कि ऐसी कंपनी जिसके मेंबर फ्रीली शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, उस कंपनी को कहते हैं प्राइवेट कंपनी। एडिशनली प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर लगते हैं, मैक्सिमम 200 लगते हैं, लेकिन 1% कंपनी को भी प्राइवेट कंपनी में कहा गया है, तो वो इस चीज की एक्सेप्शन है। सेकेंडली, ऐसी कंपनी को प्रोहिबिशन है, वे पब्लिक के ऑफर नहीं दे सकते। रेस्ट्रिक्शन एक ऐसा वर्ड है जो मना करा गया है, लेकिन आप कुछ कंडीशन को फॉलो करोगे तो आप वो चीज कर पाओगे। लेकिन प्रोहिबिशन एक ऐसा शब्द है, आपने चाहे आप कुछ भी करो, आप उस चीज को फॉलो नहीं कर पा, उस चीज को कर नहीं सकते। तो क्या प्राइवेट कंपनी शेयर इशू कर सकती है? हाँ, फ्रीली नहीं कर सकती, लेकिन शेयर को क्या बोलते हैं अपना, शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी के, हाँ हो सकते हैं, लेकिन कुछ केस में ही ट्रांसफर हो पाएंगे, ठीक, फ्रीली नहीं हो पाएंगे। लेकिन क्या प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक ऑफर दे सकती है? नहीं, कभी नहीं दे सकती। स्मॉल कंपनी और 1% कंपनी को भी प्राइवेट कंपनी माना जाता है। कैलकुलेशन, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर पड़े, मैक्सिमम 200 मेंबर की कैलकुलेशन में एक कैच है। कैच क्या है, कि जो ज्वाइंट ओनर है, मान ली मैं और मेरे दोस्त मिलकर कुछ शेयर खरीद रहे हैं कंपनी के, तो हम दोनों को एक ही मेंबर माना जाएगा, ठीक। तो 200 की लिमिट में ज्वाइंट मेंबर को सिंगल माना जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो या आप उस कंपनी के एम्प्लॉय थे, दो चीज हैं। आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो या आप उस कंपनी के एम्प्लॉय थे, और आप उस कंपनी के मेंबर भी हो ईसोप वाले शेयर की वजह से। आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो या आप उस कंपनी के एम्प्लॉय थे, और आप उस कंपनी के मेंबर इस टाइम पे करंटली आप उस कंपनी के मेंबर हो ईसोप वाले शेयर की वजह से, नॉट जनरल वाले ऑर्डिनरी शेयर नहीं, ईसोप वाले शेयर की वजह से, तो उस केस में आपको 200 की लिमिट में काउंट नहीं करा जाएगा। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे, आप देख लेना, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि प्राइवेट कंपनी कैसे अपने शेयर इशू करती है।
प्राइवेट कंपनी किसी भी बंदे को अपना शेयर इशू कर सकती है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 3/4 मेजोरिटी के साथ कर पाएगी बिंदास। एक बार जिस बंदे को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके शेयर दे दिए, उसको बाद में शेयर देना चाहे तो फ्री दे सकती है, बाद में एसआर की जरूरत नहीं पड़ती। एडिशनली अपने एम्प्लॉयज को स्टॉक के तरीके से दे पाएगी। तो ये यहाँ से आते हैं 200 मेंबर। स्मॉल कंपनी की एक डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 85 में है। इसमें क्या है, कोई भी कंपनी 15 सितंबर 2022 के बाद कोई भी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक है और कैपिटल साथ में, ये जरूरी है दोनों चीज होनी चाहिए, सिंगल चीज से काम नहीं चलेगा, एंड है बीच में, एंड टर्नओवर 40 करोड़ तक है, दोनों चीज अगर सेटिस्फाई हो गई तो उस कंपनी को उस कंपनी को स्मॉल कंपनी कहा जाएगा। और मानिए एक ऐसी कंपनी, मुझे बताइए एक ऐसी कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल तो 5 करोड़ हो गई, लेकिन अभी उसका टर्नओवर 30 करोड़ तक है, तो क्या वो स्मॉल कंपनी कहलाएगी? हाँ, वो स्मॉल कंपनी कहलाएगी। स्मॉल कंपनी कोई कंपनी जब नहीं कहलाएगी जब उसका पेड अप शेयर कैपिटल भी 4 करोड़ से ज्यादा हो जाए और उसका टर्नओवर भी 40 करोड़ से ज्यादा हो जाए, तभी नहीं कहला पाएगी। पेड अप शेयर कैपिटल में बता चुका, एक तो ऑथराइज कैपिटल होती है, फिर उसमें से कुछ इशू करती है कंपनी को, सब्सक्राइब करती है, कुछ अमाउंट वो पे करते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल लेते हैं आउटसाइडर। पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं, मतलब एक ऐसी कंपनी जो अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफर कर पाए, एक ऐसी कंपनी जिसमें मिनिमम, जिसके क्या बोलते हैं, जो पब्लिक ऑफर दे पाए, वो कंपनी कहलाती है पब्लिक कंपनी। ठीक, मिनिमम 7 मेंबर लगते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है पब्लिक कंपनी के। इसमें एक और चीज है कि जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, चाहे सब्सिडरी प्राइवेट ही हो, वो भी पब्लिक कंपनी ही कहलाती है। अब है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेस पर कंपनी को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो दूसरी कंपनी में या तो 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करे। एक ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी में या तो 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती है, या फिर उसके मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को ऐड या रिमूव कर सकती है। यानी कि मान लीजिए बोर्ड में 4 डायरेक्टर है, तो 4 में से 3 को ऐड या रिमूव करने की पावर रखती है, उस केस में उस कंपनी को कहा जाता है होल्डिंग कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी में या तो मोर देन हाफ, यानी कि मोर देन 50%, 50.000001 भी चलेगा, मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर में अपनी हिस्सेदारी रखती है, या फिर वो कंपनी दूसरी कंपनी के जो डायरेक्टर है, मान लीजिए 4 डायरेक्टर है, तो 4 में से 3 को ऐड या रिमूव करने का पावर रखती है अपने पास, उस केस में उसे कहा जाता है होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी में ये पावर रखा जाता है वो कंपनी कहलाती है उसकी सब्सिडरी कंपनी। तो मैंने होल्डिंग सब्सिडरी एक साथ बता दिया। एसोसिएट पढ़ लेते हैं। ये होल्डिंग सब्सिडी नहीं होती, ये आते हैं भाईचारे से, मतलब भाईचारा बनाने के लिए दो कंपनी आ जाती है एक जगह, अपने आप को एसोसिएट कर लेती है। कैसे, समझिए। एक कंपनी है जिसका दूसरी कंपनी की टोटल वोटिंग पावर में, एक कंपनी का दूसरी कंपनी की टोटल वोटिंग पावर में 20% और उससे ज्यादा, 20% या उससे ज्यादा शेयर है टोटल वोटिंग पावर में, जो कि 50% तक जा सकता है। 50% से ऊपर होगा तो वो होल्डिंग बन जाएगी। लेकिन अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी में 20% या उससे ज्यादा टोटल वोटिंग पावर है, तो उस केस में वो दूसरी कंपनी उसकी एसोसिएट कंपनी कहलाती है। ये हो चुका। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ कैपिटल की वो कंपनी पब्लिक से कैसे कैपिटल एक्सेस करती है, उसके बेस पर उस कंपनी को कैसे क्लासिफाई करेंगे। जस्ट टाइम में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए अब देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ कैपिटल की बात करें, सबसे पहला हमारे पास लिमिटेड कंपनी। एक ऐसी कंपनी, एक लिस्टेड, लिमिटेड बोला सॉरी, लिस्टेड कंपनी एक ऐसी कंपनी जो अपने आप को भारत के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराती है। एग्जांपल दो, एनएससी, बीएससी, ये टॉप है, इसके अलावा भी काफी है। तो अगर एक ऐसी कंपनी जो अपने आप को भारत के अंदर किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराती है, उसे कहते हैं लिस्टिंग कंपनी। लिस्टिंग कराने का मतलब ये है कि वो कंपनी उस स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक एग्रीमेंट बनाती है जिसे कहते हैं लिस्टिंग एग्रीमेंट। ठीक। उसके बाद अनलिस्टेड कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो भारत के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी रिकॉग्नाइज मतलब जाने पहचाने स्टॉक एक्सचेंज में खुद को लिस्ट नहीं कराती, उस कंपनी को कहते हैं अनलिस्टेड कंपनी। अदर कंपनी जो ऊपर कहीं नहीं कवर होंगी, वे इस अब होंगी। सबसे पहली अदर कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी सिंपल मीन है एक ऐसी कंपनी जिसमें 51% और मोर, 50% नहीं है यहाँ, 51% और मोर
ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। यहाँ टोटल वोटिंग पावर शब्द इस्तेमाल हुआ, यहाँ है पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कि जो कंपनी में पैसा लगा हुआ है उसमें 51% या उससे ज्यादा पैसा किसका लगाया हुआ हो, सरकार का लगाया हुआ हो। अब यहाँ सरकार का मतलब क्या है, चाहे केंद्र सरकार है, तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कुछ स्टेट गवर्नमेंट एक साथ आ जाए, चाहे सेंट्रल स्टेट आ जाए, कुछ भी हो, सरकार में राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी, कोई सी भी सरकार अगर किसी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा पैसा लगा देती है तो उस केस में वो कंपनी कहलाई जाती है सरकारी कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या है, एक ऐसी कंपनी जो भारत के बाहर बनी है। जब भी कोई बंदा भारत से आता है उसे फॉरेनर कहते हैं ना। इसी तरीके से जब भी कोई कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो भारत के बाहर बनी है और वो भारत के अंदर आ रही है बिजनेस करने के लिए, चाहे वो खुद आए, चाहे एजेंट के थ्रू आए, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली आए, चाहे फिजिकली आए, उस केस में उसे फॉरेन कंपनी कहा जाता है। साथ में एक ऐसी कंपनी जो कंपनी तो भारत के अंदर नहीं आई लेकिन वो भारत से बिजनेस कर पा रही है, कैसे समझिए। एक चाइनाई कंपनी है अलीबाबा, उसका ना तो वो भारत में खुद आई है, ना एजेंट आया है, ना वो उसका कोई ऑपरेशन है, लेकिन फिर भी कुछ भारत के लोग चाइना के अलीबाबा कंपनी से सामान मंगा लेते हैं, क्योंकि वो भी एक ई कॉमर्स कंपनी है। जैसे भारत में फ्लिपकार्ट अमेजोन है, इस तरीके से चाइना में अलीबाबा। चाइना की अलीबाबा से अगर कोई सामान मंगाता है तो उस केस में अलीबाबा को भी फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है, दूसरी पॉइंट की वजह से। तो गवर्नमेंट का फॉरेन कंपनी हो गई वह सेक्शन 8 कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट कमाने की इंटेंशन से नहीं बल्कि सोसाइटी को सर्व करने की इंटेंशन से बनती है, उसे कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी बनाने से पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ता है कि हम एक ऐसी कंपनी बनाना चाह रहे हैं कि हम बना लें। सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देती है तो उसकी परमिशन का जो फॉर्म होता है उसके साथ आपको आरओसी के पास जमा करना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि आप मुझे बनाइए सेक्शन 8 कंपनी। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी के अंदर रजिस्टर हो गए, बन गए, आप सेक्शन 8 कंपनी की तरह बन गए, तो फिर आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। क्या आपको सेक्शन 8 कंपनी के अंदर अगर आप रजिस्टर हो गए तो आपको क्या चीज फॉलो करनी पड़ेगी। एक तो आप जो प्रॉफिट कमाओगे वो प्रॉफिट आप अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते ऐसा डिविडेंड। सेक्शन 8 कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है वो उस प्रॉफिट को अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती है ऐसा डिविडेंड। तो उस प्रॉफिट का क्या करेगी वो उस प्रॉफिट को जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनी है अपने कंपनीज के ऑब्जेक्ट में लगाती है। मानिए कोई कंपनी है जिसने अपने जो मेंबर्स थे उन्हें डिविडेंड दे दिया सेक्शन 8 कंपनी ने, कोई सेक्शन 8 कंपनी है जिसने अपने मेंबर्स को डिविडेंड दिया प्रॉफिट के अंदर से, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सीजी के पास अधिकार आएगा। सीजी चाहे तो उसका लाइसेंस रिवोक करती है। सीजी कहेगी ला मेरा कागज वापसी दे, मतलब मेरा वो डॉक्यूमेंट वापसी कर, तेरे बस की नहीं है चलानी कंपनी पंपनी, तू मेरा डॉक्यूमेंट वापसी दे, मेरी जो लाइसेंस है उसे वापसी कर। तो सीजी चाहे तो अपना लाइसेंस वापसी ले सकती है, तो कंपनी बंद हो जाएगी। या फिर सीजी कहेगी तो कहेगी नहीं अब तुमने बहुत हो गया ना, अब तुम प्राइवेट कंपनी बन जाओ या पब्लिक कंपनी बन जाओ। या फिर सीजी चाहे तो सीजी कहेगी कि क्या बोलते हैं अपना, अब तुम्हारे नाम पे आके लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड हम सब लगा देंगे। या फिर सीजी चाहे, सीजी के पास ये अधिकार है कि सीजी चाहे तो उस कंपनी को किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी जिसका सेम सिमिलर ऑब्जेक्ट है उसके साथ मर्ज कर सकती है। हमारे दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन थी और एक यूपी में क्रिकेट एसोसिएशन है, तो दिल्ली की जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसने कुछ गड़बड़ कर दी, इस केस में उसे बंद करना पड़ता। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि यार जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनकी प्रैक्टिस खराब होगी, तो इसलिए कहा इसे बंद ना करो, इसे यूपी की क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मर्ज कर दो, तो सिमिलर ऑब्जेक्ट के साथ मर्ज हो जाती है। जस्ट अ मिनट। चलिए बात करते हैं पेनल्टी। अगर कोई कंपनी सेक्शन 8 के अंदर जो भी चीजें लिखी हैं उसका कॉन्ट्रावीन करती है तो उस केस में उस पे क्या एक्शन ले गई गवर्नमेंट या क्या उसको पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो एक ऐसी कंपनी जिसने सेक्शन 8 की कोई चीज तोड़ी है, किस चीज का उल्लंघन करा है, किस चीज का डिफॉल्ट करा है, तो उसे 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक पे करने पड़ेंगे। और जो डायरेक्टर जो मेंबर है, डायरेक्टर मेंबर बोल रहा हूँ सॉरी, डायरेक्टर और जो ऑफिसर है उन्हें 25 लाख से, वो 25,000 से 25 लाख की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे मेंबर्स क्यों नहीं आ रहे, यहाँ पे ये को नहीं कह रहा है कि जो उसके मेंबर्स होंगे सेक्शन 8 कंपनी के उन पे हम एक्शन लेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट बिल एक्टिव है। कॉर्पोरेट बिल इसीलिए क्या मतलब यही था कि अगर कंपनी कोई गड़बड़ करेगी तो उसके मेंबर और वो खुद खुद कंपनी भुगतेगी, वो मेंबर बोल रहा हूँ सॉरी, उसके डायरेक्टर या उसको जो चला रहे हैं उसका मैनेजमेंट और वो कंपनी भुगतेगी, ना कि उसके मेंबर। कॉर्पोरेट बिल का इस वजह से ही यहाँ पेनल्टी में आपको मेंबर देखने को नहीं मिल रहे। चलिए अब देखते हैं आगे।
अगली है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी मीन्स एक सिंपल एक ऐसी कंपनी जो अभी किसी को काम की नहीं है, एक ऐसी कंपनी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है, उसे कहते हैं डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी का आज सिर्फ पर्पज इतना है कि वो आज बन के कुछ एसेट होल्ड कर ले जो एसेट फ्यूचर में काम आएंगे। डोरमेंट कंपनी में मतलब डेफिनेशन में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या है, एक ऐसी कंपनी, डोरमेंट कंपनी का मतलब है इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी जो आज मतलब आज एक्टिव नहीं है, फ्यूचर में एक्टिव होगी, आज सिर्फ एसेट होल्ड करने के लिए है। इनएक्टिव कंपनी की और डेफिनेशन एक्सप्लेन करी गई है। इनएक्टिव कंपनी मींस एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से ना तो कोई अकाउंट बनाए हैं, ना तो कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन करी है, और ना ही कोई सिग्निफिकेंट, ना तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं। एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी पिछले 2 साल में कोई एंट्री ही नहीं करेगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाएगी कहां से? तो लॉजिकल चीज है, अगर जनरल एंट्री नहीं करी होगी तो पीएनएल और बैलेंस शीट का तो सवाल ही नहीं होता। तो अगर किसी कंपनी ने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं करी या कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाए, उस केस में उस कंपनी कहते हैं इनएक्टिव कंपनी, और इनएक्टिव कंपनी ही डोरमेंट कंपनी भी कहलाती है। ठीक। सेकेंडली, सिग्निफिकेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है? 4 ट्रांजैक्शन को छोड़ के जो भी ट्रांजैक्शन है वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगी। 4 ट्रांजैक्शन को सिग्निफिकेंट नहीं कहा जाता। कौन कौन सी? जब आप अपना जन्म करवाने गए थे, यानी कि जब कंपनी रजिस्टर करने गई थी, तो रजिस्ट्रार ने कोई फीस ली होगी, तो जो रजिस्ट्रार की फीस होगी वो सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएगी इस सेक्शन के लिए। दूसरा, आपने किसी लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कोई पेमेंट, कोई पेनल्टी भुगती है, तो वो भी सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएगी। तीसरा, जैसे ही आपने सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम को शेयर दिए होंगे तो उनसे पैसा आया होगा, तो वो पैसा भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन के अंदर नहीं आएगा। एंड लास्ट, जो भी आप एक ऑफिस तो होगी आपकी, क्योंकि जब भी कंपनी रजिस्टर होती है उसका एक रजिस्टर ऑफिस देना पड़ता है, तो जो कंपनी का रजिस्टर ऑफिस है उस रजिस्टर ऑफिस के साफ सफाई देख रेख का जो खर्चा है वो भी सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। निधि कंपनी, आजकल पब्लिक जनता में इन्वेस्टमेंट करने की आदत घट गई है, इसलिए एक कंपनी बनाई जाती है जिसे कहते हैं निधि कंपनी। इसका पर्पस क्या होता है कि लोगों में इन्वेस्टमेंट करने की आदत बढ़ाना। निधि कंपनी में क्या होता है, कुछ लोग एक साथ आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करे हुए पैसे को अपने इस्तेमाल में लाते हैं, सिंपल वे में। निजी कंपनी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को निधि कंपनी कह देता है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके। उसके बाद है पीएफआई। पीएफआई क्या है? एक ऐसी कंपनी समझो, एक ऐसी कंपनी जिसे नोटिफाई करा गया है सरकार के द्वारा। एक ऐसी कंपनी जिसे नोटिफाई करा गया है सरकार के द्वारा कि ये पीएफआई है। वो किस कंपनी को सरकार नोटिफाई कर सकती है? एक ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट में बनी है या किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट में बनी है। यानी कि एक ऐसी संस्था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट में बने या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी एक्ट में बने या स्टेट गवर्नमेंट के किसी एक्ट में बने, उसको सरकार चाहे तो पीएफआई कह सकती है कि ये पीएफआई के अंदर आएगी। पीएफआई के अंदर आगे क्या होगा वो आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरा, एक ऐसी कंपनी या फिर एक ऐसी कंपनी जिसके 51% या उससे ज्यादा पेड अप कैपिटल सरकार ने होल्ड कर रखी है, यानी गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी को भी पीएफआई कहा जा सकता है, या कोई किसी भी कंपनी या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो सेंट्रल या स्टेट एक्ट में रजिस्टर है उसको भी पीएफआई कह सकती है सरकार चाहे तो। सरकार ने किसे किसे पीएफआई कह रखा है थोड़ा देख लेते हैं। एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी एक्ट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, तो ये भी पीएफआई में डाल दी सरकार ने। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस वाली कंपनी भी पीएफआई में डाल रखी है। उसके बाद यूटीआई होती है, यूनिट ट्रस्ट होती है, तो इन्हें भी देखो, इनका अपना खुद का सेंट्रल एक्ट है, तो इनको भी पीएफआई में बोल दिया है सरकार ने कि ये भी पीएफआई है। या फिर सरकार आरबीआई के साथ मिलकर किसी को कहना चाहे ये पीएफआई है तो आरबीआई के साथ मिलकर भी कह सकती है। तो सरकार की मर्जी है वो पीएफआई कहे, लेकिन पीएफआई होने के लिए 2 कंडीशन में से एक का सेटिस्फाई होना जरूरी है। और है बीच में देखना, एंड नहीं है, और है, 2 में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होना कंपलसरी है। अगला है प्रमोटर। प्रमोटर कौन बनता है? जिस बंदे के दिमाग में ख्याल आया कि इस कंपनी को बनाना है वो प्रमोटर है, या जिस बंदे ने कंपनी बनाने में अपने स्टेप लिए वो प्रमोटर है। प्रमोटर में कौन नहीं आता? जो बंदा वो कंपनी बनवाने में मदद करते हैं एज अ लीगल कंसल्टेंट। जो बंदे कंपनी बनाने में लीगल कंसल्टेंट, एज अ लीगल कंसल्टेंट अपनी सलाह देते हैं या अपनी कंसल्टेंसी देते हैं, उन्हें प्रमोटर के अंदर नहीं माना जाता। जैसे सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट, ये लॉ की जानकारी है इसलिए ये कंपनी बनवाने में मदद कर देते हैं प्रमोटर्स की, तो इनको भी प्रमोटर्स नहीं माना जाएगा। ठीक।
प्रमोटर वो बनता है जो जिसका नेम प्रोस्पेक्टस के अंदर है या जिस बंदे ने इनिशिएटिव लिया है कंपनी बनाने का, चाहे वो डायरेक्टली ले या फिर जिसका कंट्रोल है कंपनी के ऊपर, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो प्रमोटर के अंदर ही आ जाता है। ठीक, या फिर जिसके कहने पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट करे, जिसके कहने से बोर्ड डिसीजन ले रहे हैं, वही प्रमोटर के अंदर ही आता है। ठीक, अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट सेक्शन 3 के अंदर दी गई है कि प्राइवेट कंपनी केस में मिनिमम 2 मेंबर लाना, पब्लिक कंपनी केस में मिनिमम 7 मेंबर लाना, और ओपीसी केस में मिनिमम 1 मेंबर और मैक्सिमम भी 1 ही मेंबर लगता है। ठीक, तो ये तो हो गई रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट किसमें बताइए, सेक्शन नंबर 3 में, ये बेसिक। अब बताया है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कि अपना आपने मेंबर रेडी कर लिए तो आप कैसे अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करोगे, ये बताया गया है सेक्शन 7 के अंदर। सबसे पहले देखिए, जब भी किसी का बर्थ होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, सब चीजें होती है। इसी तरीके से जब कंपनी बनेगी उसके भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, तो कुछ डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास पहुंचाने पड़ते हैं जिससे रजिस्ट्रार देखिए और उस कंपनी को बनाए। क्या क्या डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम होता है, आर्टिकल होता है, एंड डिक्लेरेशन होते हैं प्रोफेशनल के भी, और क्या बोलते हैं फर्स्ट डायरेक्टर और मेंबर्स के भी। ठीक, डिक्लेरेशन दोनों के अलग अलग होते हैं। ठीक, तो ये सब जाते हैं आरओसी के पास, आरओसी ने चेक करता है, वेरीफाई करता है, फिर कंपनी बनाता है। जो मैं बता चुका, जो डिक्लेरेशन देते हैं एडवोकेट या लॉयर्स या सीएस या सीएम में, ये कहते हैं इनके डिक्लेरेशन में ये चीज लिखी होती है कि जो लॉ ने कहा है हमने वो मान लिया। जो सीएस या सीएम में एडवोकेट देते हैं, ये इनके डिक्लेरेशन में क्या होता है कि जो लॉ की रिक्वायरमेंट थी वो हमने फुलफिल करा दी। और जो फर्स्ट डायरेक्टर या मेंबर्स का डिक्लेरेशन होता है, उसमें ये चीज लिखी हुई होती है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है प्रोफेशनल को, जिस इन्फॉर्मेशन के बेस पर प्रोफेशनल ने ये चीजें अप्लाई आपके पास भेजी है, वो इन्फॉर्मेशन हमारी नजर में बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, चंगी है। ये डिक्लेरेशन देने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ हुई तो उसके लिए कौन लायबल होगा, आप मुझे बताइएगा। प्रोफेशनल लायबल होंगे कि मेंबर और डायरेक्टर लायबल होंगे? मेंबर एंड डायरेक्टर लायबल होंगे, क्योंकि उनके डिक्लेरेशन में ये बात है कि इन्फॉर्मेशन सही है। जो प्रोफेशनल होते हैं उनके डिक्लेरेशन में ये कहीं भी नहीं लिखा होता कि इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। उनके डिक्लेरेशन में ये लिखा रहता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है हमने उसे लॉ के अकॉर्डिंग आपको पास पहुंचाया है, यानी कि हमने सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में हमारी भूमिका है। ठीक, इसके बाद डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए, डिक्लेरेशन दे दिया। डिक्लेरेशन में देखो क्या जाता है, डायरेक्टर का डिक्लेरेशन और फर्स्ट डायरेक्टर मेंबर के डिक्लेरेशन में क्या होता है, ही इज नॉट कन्विक्टेड एनी कमिट, कि उसने कोई गड़बड़ नहीं करी है कंपनी को बनाने में, कंपनी को चलाने में, कंपनी के प्रमोट करने में। ठीक, दूसरा डिक्लेरेशन देता है कि वो किसी भी फ्रॉड में गिल्टी नहीं पाया गया पिछले 5 प्रीवियस ईयर में, यानी पिछले 5 सालों में। उससे पहले पाया गया कोई दिक्कत नहीं, 5 साल पहले तक कोई गड़बड़ी उसमें उसके अंदर कुछ नहीं पाई गई, या वो किसी चीज में गिल्टी नहीं पाया गया। उसके बाद और जो भी उसने उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो बेस्ट है, उनकी नॉलेज में एकदम चंगी है। एक एड्रेस देना पड़ता है अपना करस्पॉन्डेंस का, जब तक मेन ऑफिस नहीं बनती जब तक एक एड्रेस देना पड़ता है, जिस एड्रेस पे आरओसी आपको पोस्ट ऑफिस से डॉक्यूमेंट वगैरह भेजता है। अपने ये पर्टिकुलर देने पड़ते हैं, आप पढ़ लेना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं, सब ऐसी नेम वेम वगैरह सब ऐसी है। अब भाई बात मान लीजिए जैसे आपने डॉक्यूमेंट दिए, रजिस्ट्रार ने आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे, रजिस्ट्रार ने देखा सब चीज बढ़िया एकदम चंगी, फर्स्ट क्लास एकदम, तो रजिस्ट्रार ने आपको दिया एक सर्टिफिकेट। जैसे आपको जन्म प्रमाण पत्र मिलता होगा, इस तरीके से कंपनी को भी अपने जन्म पे एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, जैसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक, इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे एक नंबर भी होता है जिसे कहते हैं सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। जैसे हमारे आधार नंबर से हमारी पहचान होती है, इस तरीके से कंपनी के सिन नंबर से उसकी पहचान होती है। ये नंबर सर्टिफिकेट पे पड़ा रहता है, और जिस दिन सर्टिफिकेट इश्यू होता है उस दिन से कंपनी मानी जाती है कि अब कंपनी का जन्म हुआ है। कंपनी अपने सर्टिफिकेट इशू की डेट से पहले किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए जो उसे बनाने वालों ने करी है, उसे मना कर सकती है कि इसके लिए मैं लायबल नहीं हूं, कंपनी चाहे तो। और कंपनी कहे कि मैं तैयार हूं इसे एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो लायबिलिटी एक्सेप्ट कर सकती है। अगर मान लीजिए कंपनी ने अपने जन्म से किसी भी पहले ट्रांजैक्शन के लिए मना कर दी कि नहीं इसके लिए मैं लायबल नहीं हूं, तो उसके लिए लायबल कौन रहेगा? वो बंदा लायबल रहेगा जो उसके बिहाफ में उस ट्रांजेक्शन में एंटर हुआ था, कंपनी के बिहाफ में। ठीक, इतना क्लियर है, ये मैं आपको बता चुका था। और जो कंपनी ने डॉक्यूमेंट बनाए, जो डॉक्यूमेंट दिए थे, यानी कि जो मेमोरेंडम दिया था, जो आर्टिकल दिया था, जो डिक्लेरेशन दिए थे, उनकी 2 कॉपी बनाना। जब भी कंपनी बनती है तो उसकी 2 कॉपी बनती है, मेमोरेंडम आर्टिकल डिक्लेरेशन की 2 कॉपी बनती है। एक कॉपी तो रजिस्ट्रार के पास जाती है और एक कॉपी कंपनी को अपने ऑफिस में रखनी पड़ती है। कब तक? जब तक कंपनी चलेगी अमर, तो तब तक डॉक्यूमेंट अपने पास रखने ही पड़ेंगे। अब 2 केस है, मानिए कंपनी ने जानकारी दी,
वो जानकारी गलत थी, जानकारी दी हुई जानकारी गलत थी। लेकिन दो केस बनते हैं, रजिस्ट्रार को जानकारी गलत है इस बात का पता कंपनी बनने से पहले चल गया और कंपनी बनने के बाद चला। अगर मानिए रजिस्ट्रार को इस चीज का पता कंपनी बनने से पहले ही चल गया कि जानकारी गलत है, तो कंपनी बनाएगा नहीं, और जो जो मेंबर होंगे कंपनी के या फिर कहें जिन्होंने डिक्लेरेशन दिया है उनके ऊपर रजिस्ट्रार एक्शन लेगा 447 के अंदर। ठीक, उनके ऊपर 447 के अंदर जेल और फाइन दोनों होते हैं। 447 के अंदर जेल और फाइन दोनों का प्रोविजन है। तो अगर कोई बंदा फर्जी जानकारी देख के कंपनी बनाने की कोशिश करता है, रजिस्ट्रार उसे पहले ही पकड़ लेता है, कंपनी नहीं बनी, उस केस में सारे बंदे जो फर्जी जानकारी वाले थे उन सबको जेल में डाल दिया जाता है और उन पर फाइन भी लगते हैं। ठीक, लेकिन अगर मानिए कंपनी बन चुकी तो मेंबर्स पे तो फाइन लगेगा, जेल में जाएंगे मेंबर्स, लेकिन अब कंपनी को बंद करने का अधिकार रजिस्ट्रार के पास नहीं। कंपनी को बंद करने का अधिकार लॉ के पास है या फिर कहें तो ट्रिब्यूनल के पास है। या तो कंपनी खुद से बंद हो जाएगी, खुद से कैसे एक स्ट्राइक ऑफ का प्रोसीजर होता है, या फिर ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा तभी कंपनी बंद होती है। तो आरओसी जाएगा उस केस में ट्रिब्यूनल के पास। आरओसी कहेगा मालिक हमसे एक गलती हो गई, हमने एक गलती से एक फर्जी कंपनी बन गई हमसे। जस्ट मिनट, डुप्लीकेट है क्या? नहीं, शायद अलग सेम है। तो वो रजिस्ट्रार से कहेगा कि सर हमसे एक गलती हो चुकी है, और वो ट्रिब्यूनल माने कोर्ट, कंपनी का कोर्ट, वो कंपनी कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में कहेगा जज साहब मुझसे गलती हो गई। जज साहब कहेंगे क्या गलती हुई बताओ, तो वो कहेगा जज साहब एक कंपनी बन गई, मुझसे जानकारी गलत थी, लेकिन मुझे गलत जानकारी है उस चीज का बाद में पता चला, अब आप करो। तो उस केस में जज साहब क्या करेंगे? जज साहब के पास अधिकार है, जो ऑर्डर देना चाहे वो ऑर्डर दे। वे चाहे तो कह सकते हैं आपने रजिस्टर से नाम काट दो, अगर रजिस्टर से नाम काट दोगे तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं कर पाएगा कंपनी के साथ। या वे कह सकते हैं कि इसका बाइंडिंग अप कर दो, बाइंडिंग मतलब चलो इसकी एसेट दूसरे बेचो, लायबिलिटी पे करो, खत्म करो इसे। या फिर वे कह सकते हैं कि इसके सारे मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड, जाओ मजे करो। अब सारे मेंबर्स के लिए सारी लायबिलिटी के लिए मेंबर्स का घर भी जा सकता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, या फिर उन्हें जो ठीक लगे वो ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन अगर वे जो भी ऑर्डर देना चाह रहे हैं उन्हें ऑर्डर देने से पहले दो चीज करनी पड़ेगी। उस जो बंदे को वे जिन बंदों के अगेंस्ट एक्शन लेंगे उन्हें एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी बीइंग हियर्ड, मतलब एक उन्हें सुनवाई का अधिकार देना पड़ेगा कि आओ आप प्रूफ कर दो कि आपने कुछ गलत नहीं करा, सारी जानकारी सही है। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि जानकारी सही है, उस केस में वो आप ट्रिब्यूनल आप पे एक्शन नहीं लेगा। ठीक, अब है एक स्पाइस फॉर्म, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी INC 32। स्पाइस फॉर्म क्या, देखिए पहले कई सारे फॉर्म अलग अलग बंदे पढ़ करते थे, अब इन्होंने क्या करा सारा फॉर्म एक ही पोर्टल पे एक ही जगह डाल दिया, एक ही फॉर्म में, जिसे कहते हैं स्पाइस फॉर्म। स्पाइस फॉर्म में आपसे सारी डिटेल मांग लेते हैं, आपको सारी डिटेल उसी के अंदर फिल कर देनी है और वो एक ही फॉर्म के अंदर आपका कंपनी बन जाती है। तो इजी करने के लिए एक स्पाइस फॉर्म आई है, इसका मैंने आपको दिखाया था रेगुलर क्लास में स्पाइस फॉर्म पूरा। जस्ट सॉरी, अगर आपकी कंपनी बन गई तो उसका इफेक्ट क्या होगा? जिस दिन से आपकी कंपनी बनी उस दिन से नहीं, जिस दिन से आपको सर्टिफिकेट मिला उस दिन से आपको कंपनी माना जाता है। यानी कि जिस दिन से आपको सर्टिफिकेट मिला उस दिन से आपको कंपनी के सारे फीचर्स एंजॉय करने का अधिकार मिलता है। आपको वे सारे फीचर जो हमने पढ़े हैं ऊपर, आप वे सारे फीचर एंजॉय कर पाओगे फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फ्रॉम द डेट ऑन यू गेट इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। यानी जिस दिन से आपने अपना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला है मेंबर्स को कंपनी का, उस दिन से जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पे जो डेट होगी उस डेट से उसके सारे मेंबर्स की वही चीजें हो जाती हैं जो लॉ ने कहा है, या फिर कहें तो उसकी वो कंपनी सारे वो फीचर एंजॉय कर पाती है जो एक कंपनी को करने चाहिए। ठीक, एक और चीज क्या बोलते हैं, मान लीजिए कंपनी को सर्टिफिकेट मिला 10 तारीख को, 10 मार्च को कंपनी को सर्टिफिकेट मिला। सर्टिफिकेट मिलने से पहले जो सब बनाने वाले कंपनी के थे उन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन एंटर करी, कुछ चीजें खरीदी जो कंपनी को के लिए जरूरी थी, फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग बनाई, वो सब चीजें करी। क्या कंपनी अपने जन्म के बाद उस चीजों को मना कर सकती है कि इनके लिए मैं पेमेंट नहीं करूंगी? बिल्कुल कर सकती है, कोई उसे रोकथाम नहीं है। वो चाहे तो उन्हें एक्सेप्ट करे उन ट्रांजेक्शन को, चाहे तो उन्हें रिजेक्ट करे ट्रांजेक्शन। इट्स हर चॉइस, कंपनी चॉइस। तो वही सब तो लीगल एंटिटी वेंटिटी ये सब वही फीचर है, हम पढ़ चुके हैं। एक और चीज है, ये मैं बता चुका कि अगर आप कंपनी के मेंबर हो इसका मतलब ये नहीं कि आप कंपनी के एसेट के ओनर हो। कंपनी के मेंबर होने से आप कंपनी के तो ओनर बनते हो लेकिन कंपनी के एसेट के ओनर नहीं बनते। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम सेक्शन नंबर
हाँ, 10 करता है इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम की बात। मेमोरेंडम क्या है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, मेमोरेंडम एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है उस कंपनी का। उसमें लिखा रहता है कंपनी क्या कर सकती है, क्या चीज नहीं कर सकती, उसका पूरा स्कोप ऑफ ऑपरेशन उस मेमोरेंडम के अंदर लिखा रहता है। अगर कोई कंपनी कुछ ऐसा काम कर रही है जिसके मेमोरेंडम के अगेंस्ट है, उसे कहते हैं अल्ट्रा वायरस ऑफ मेमोरेंडम। अल्ट्रा वायरस ऑफ मेमोरेंडम को आपके हाल तो ये प्रोविजन अब होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब चीजें बदल गई। इंटरमीडिएट में आप पढ़ोगे तो अल्टर मेमोरेंडम को अल्टर करना भी आसान है, लेकिन आपके फाउंडेशन में ये कहा जाएगा, आपको वही आंसर में लिखना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं ना, मेमोरेंडम को अल्टर नहीं करा जा सकता। मतलब मेमोरेंडम में कोई चीज लिखी है, आपने उसका पालन नहीं करा, तो अब आप मेमोरेंडम नहीं बदल सकते। जबकि आज की प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं है, आप आज की प्रैक्टिकल लाइफ में मेमोरेंडम भी बदला जा सकता है। ठीक, तो वही कह रहा है। जैसे कोई कंपनी सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर होती है, तो जो चीज उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखी है वो कंपनी और उसके मेंबर्स को बाइंड हो जाती है। जो जो चीज आर्टिकल में लिखी है वो कंपनी उसके मेंबर्स को माननी पड़ेगी। जो जो आर्टिकल में लिखा है कि कंपनी ये काम कर सकती है, कंपनी वही काम करेगी, या जो जो भी मेंबर्स के बारे में कहा गया है वही चीज मेंबर्स कर सकते हैं। ठीक, अगर उससे अगेंस्ट करेंगे तो उसे कहा जाएगा अल्ट्रा वायरस ऑफ मेमोरी। अब उसके कंसिक्वेंस क्या होंगे वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, आज की प्रैक्टिकल लाइफ में मेमोरेंडम को बदलना भी उतना ही आसान है जितना आर्टिकल को बदलना है। तो आज के टाइम में ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल चीज बनकर रह गई है। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल को कितने टाइप में क्लासीफाई करते हैं? सबसे पहला ऑथराइज कैपिटल। एक मैक्सिमम अमाउंट कितना आप इशू कर सकते हो पब्लिक को, उसे कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। कहाँ में लिखी रहती है? मेमोरेंडम के कैपिटल क्लोज के अंदर लिखी रहती है। एक बात बताइए, आपके घर की टंकी होगी, टंकी आधी भरी हुई है, तो आप मुझे बताइए कितना पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो? जितना आधा भरा हुआ उतना ही तो कर पाओगे। जो पानी है ही नहीं तो उसे इस्तेमाल कहाँ से करोगे? मैक्सिमम पानी की लिमिट कितनी होगी? आधी टंकी। इस तरीके से ऑथराइज कैपिटल भी वो मैक्सिमम लिमिट है जितनी मैक्सिमम लिमिट तक का आप इशू कर सकते हो कैपिटल पब्लिक को, कि आओ इतनी कैपिटल हमसे लो, इतने पैसे हमको दो। इशूड कैपिटल, कि आपने कितना इस्तेमाल करा। टंकी का पानी आधा है तो ये जो ना है, ये थोड़ी ना नीड है कि आप एक साथ ही सारा पानी इस्तेमाल करो। आपको एक बाल्टी पानी चाहिए, आपने एक बाल्टी टंकी का टैप खोला और एक बाल्टी पानी ले लिया, तो जितनी आपको नीड है आपने उतना इशू करा ना उस पानी में से। तो इस तरीके से जितनी भी कंपनी को पैसों की जरूरत होगी, आप कंपनी उतने इशू करेगी ऑथराइज में से। ऑथराइज मैक्सिमम है, लेकिन उसमें जितनी उसकी जरूरत होगी उतने वो इशू करेगी। अब अगला है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब क्या समझिए, कंपनी ने मान लीजिए इशू करे 100 करोड़। कंपनी ने 100 करोड़ पब्लिक से कहा कि आओ पब्लिक, आओ पब्लिक, आओ पब्लिक, 100 करोड़ के पैसे हमें दो और हमसे 100 करोड़ के शेयर ले लो, ऐसा कहा कंपनी ने। अब इस कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा, लेकिन आपके जो क्या बोलते हैं सेबी के रूल है, सेबी की गाइडेंस है, सेबी की गाइडलाइन में लिखा है कि जितनी आपकी सब्सक्राइब इशूड कैपिटल है उसका एटलीस्ट 90% आपके मेंबर्स को सब्सक्राइब करना चाहिए, यानी कि पब्लिक को सब्सक्राइब करना चाहिए एटलीस्ट 90%। अगर किसी भी इशू का 90% सब्सक्राइब नहीं होता तो वो इशू बन जाता है वॉइड। ऐसा कौन कह रहा है? कंपनीज एक्ट नहीं, सेबी की गाइडलाइन। सेबी गाइडलाइन ने कहा है। मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल में लूं, मैंने 100 करोड़ इशू करे और 90 करोड़ जो कि 90% मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 90 करोड़ रुपए पब्लिक ने कहा कि हाँ हम इतने के लिए सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब वो अमाउंट जितने अमाउंट के लिए अब पब्लिक मुझे देने के लिए लाइबल है, यानी जितने अमाउंट की लाइबिलिटी पब्लिक ने एक्सेप्ट कर ली है उसे कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक, अब इसमें से कितना समझिए, सब्सक्राइब कैपिटल 90 करोड़ की हो गई। 90 करोड़ कैपिटल में से अब मैं, मेरी मर्जी है कि मैं 90 करोड़ एक साथ मंगाऊं या 90 करोड़ कुछ पार्ट में मंगाऊं। मान लीजिए मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे प्रोजेक्ट में 90 करोड़ लगने हैं, लेकिन 90 करोड़ एक साथ नहीं लगेंगे। 90 करोड़ जो लगेंगे मेरे प्रोजेक्ट में वो लगेंगे पांच इंस्टॉलमेंट में लगेंगे। तो मैं 90 करोड़ को भी 5 इंस्टॉलमेंट पे ही मंगा लूंगा, जितने मुझे पैसे नीड पड़ती जाएगी उतना पैसा मंगाता रहूंगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं कॉल्स में मंगाऊंगा। तो जब अपना पैसा कंपनी कॉल्स में यानी किस्तों में मंगाती है ना, उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। मतलब सब्सक्राइब कैपिटल का वो पोर्शन जो कंपनी को अपनी रिक्वायरमेंट करंटली पड़ रही है, करंटली रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए कंपनी मंगा रही है, उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। मान लीजिए मैंने 90 में से 30 लाख मंगाए, 30 करोड़ मंगाए, तो जैसे मैं 90 में से 30 करोड़ मंगाए उसे कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। मैंने कॉल करा ना, मैंने मेंबर्स को फोन लगाया, मैंने कहा मेंबर जाग भाई 30 करोड़ भेज इधर, तो ऐसे मैंने कॉल करा, तो मैंने जितने कॉल करे उसे कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। क्या मेरी सारी कॉल करी हुई वो दे देंगे? नहीं दे पाएंगे भाई। देखो कोविड का टाइम भी था, तो उस टाइम पे काफी लोग की जॉब छूट गई तो पैसा नहीं पे कर पाए होंगे। तो कॉल जरूरी नहीं कि सारी की सारी कॉल पे हो जाए। तो कॉल मान लीजिए मैंने 30 करोड़ मंगाया, लेकिन पैसा आया मेरे पास 28 करोड़, 2 करोड़ नहीं आ पाया। तो जितना पैसे मेरे पास आ चुका कैश में उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, मतलब पेड अप कैपिटल, सॉरी उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। कितनी कॉल्स में से कितना पे करा मेरे मेंबर्स ने उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। शेयर क्या है?
शेयर इज अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, इट्स इंक्लूड स्टॉक। क्या बोला मैं? शेयर इज आ शेयर, आज शेयर को आप शेयर मत पढ़ना, आज शेयर को डॉक्यूमेंट नहीं समझना, अ पार्ट समझना कि शेयर इज अ पार्ट ओ इन दी शेयर कैपिटल की, जो जितनी भी कंपनी कैपिटल है, टोटल कैपिटल है, उसका एक हिस्सा है शेयर। इट्स इंक्लूड स्टॉक, स्टॉक माने बंडलिंग ऑफ शेयर, 100 शेयर 200 शेयर अगर एक साथ करेंगे तो उसे कहेंगे बंडलिंग ऑफ शेयर। शेयर से यह पता चल जाता है कि आपकी कितनी हिस्सेदारी है कंपनी की टोटल कैपिटल में, उससे यह पता चलेगा कि आपकी कितनी कंट्रोलिंग पावर है किसी भी कंपनी के अंदर। ठीक, तो भाई सब चीजें लिख रही हैं। शेयर जो है मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर कंपनी प्राइवेट है तो रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन अगर कंपनी प्राइवेट है तो इनफाइनाइटली शेयर को ट्रांसफर करा जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। हर एक शेयर पे अलग अलग नंबर लिखा होना चाहिए, जिससे उस शेयर की पहचान हो सके कि इस शेयर का ओनर कौन था या करंटली कौन हो रहा है। ये भी चीजें अभी इतनी वैलिड नहीं थी क्योंकि डीमैट अकाउंट वगैरह सिस्टम हो गए। हालांकि प्राइवेट कंपनी में तो कोई दिक्कत ही नहीं, पब्लिक में भी लिस्टेड वगैरह में चीजें में थोड़ी, लिस्टेड कंपनी में केस में दिक्कत है, लिस्टेड केस में डीमैट अकाउंट ही कर दिया है कंपलसरी। काइंड्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल को कितने काइंड की बांटा गया है, मतलब कैपिटल को कितने काइंड में एक तरीके से क्लासिफिकेशन करी गई है कैपिटल की, कितने काइंड्स में, कितने तरह की कैपिटल बताई गई है। सबसे पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, जहां पे इक्विटी शेयर होते हैं। इसके अंदर दो पार्ट है, इसके अंदर फर्दर दो तरीके के इक्विटी शेयर, एक होते हैं सिंपल इक्विटी शेयर यानी कि जिसे कहते हैं विद वोटिंग राइट, एक होता है डिफरेंशियल इक्विटी शेयर। डिफरेंशियल इक्विटी शेयर सबसे पहले टाटा वाले लाए थे, टाटा मोटर्स लाई थी 2008 में। 2008 में टाटा मोटर्स ने क्या कहा कि आप हमसे जो शेयर खरीदोगे, मैं अगर हम आप किसी दूसरे शेयर होल्डर को उसके 100 रुपए के शेयर पर 10 रुपए का डिविडेंड देंगे तो आपको 20 रुपए का डिविडेंड दिया जाएगा। किसी दूसरे शेयर होल्डर को अगर हम 100 रुपए के शेयर पर 10 रुपए का डिविडेंड बांटेंगे तो आपको 20 रुपए का डिविडेंड दिया जाएगा। लेकिन किसी को अगर हम एक शेयर पे एक वोट देंगे तो आपको कम से कम 10 शेयर पे एक वोट मिलेगा, मतलब आपकी वोटिंग पावर घटा के आपका डिविडेंड बढ़ा दिया था। इसे कहा गया था डिफरेंशियल राइट। तो क्या ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, 2008 में टाटा मोटर्स ने करा है। ठीक, तो विद वोटिंग राइट और विद डिफरेंशियल राइट, डीवीआर। तो शेयर हो चुका, इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर मतलब एक ऐसी शेयर कैपिटल, इसके बाद मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट दिखाया था रेगुलर क्लास में, एक ऐसी शेयर कैपिटल जिसके होल्डर के पास प्रेफरेंशियल राइट होते हैं इन दी पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जब डिविडेंड पे होगा या जब बाइंडिंग अप के टाइम प्रिंसिपल अमाउंट रीपे होगा, दोनों ही केस में इन्हें पहले दिया जाएगा, इनके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। ठीक, आई होप ये भी क्लियर होगा। इनका जनरली फिक्स डिविडेंड होता है या फिर एक फिक्स रेट होता है, इधर इनका डिविडेंड का अमाउंट फिक्स होता है या रेट फिक्स होता है, लेकिन इनका फिक्स ही होता है जनरली। लेकिन इन्हें कोई वोटिंग राइट वाइट नहीं मिलता। इनका वोटिंग राइट कुछ ही केस में आ पाता है, जब कोई एक ऐसा डिसीजन है जिसमें इनके राइट के साथ छेड़छाड़ होगी, तब ये राइट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उससे ज्यादा आपका इंटर सिलेबस का पार्ट है तो वहां पढ़ लेना आप। अगला है मेमोरेंडम ऑफ डिटेल। मेमोरेंडम एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट हम बता चुके पहले ही। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम क्या होता है? ये बताता है कंपनी का क्या स्कोप है, क्या कंपनी कर सकती है, क्या क्या उसके क्रेडिटर के पास पावर है, क्या क्या चीजें, सारी चीज मेमोरेंडम के अंदर लिखी होती है। मेमोरेंडम किट बनती है अलग अलग टेबल आई है, आज तक नहीं आई, आएंगी, कुछ कह सकते हैं एमसीक्यू में भी आ सकती हैं। तो टेबल का मैंने आपको जो मैंने वो दिया था ना, क्या बोले, डेटा कैप्सूल के अंदर टेबल का एक शॉर्ट दिखाया था, फिर भी दिखा देता हूँ। टेबल ए है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के केस में, टेबल बी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर गारंटी के केस में नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और कंपनी टेबल सी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी डी है अनलिमिटेड कंपनी, और टेबल ई है अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो मैं इसका मेमोरेंडम और आर्टिकल दोनों के एक साथ फॉर्म याद कराए हैं उसमें डेटा कैप्सूल में। इसके देख लेते हैं मेमोरेंडम के अंदर होता क्या क्या। सबसे पहला नेम क्लोज होता है जिसमें लिखा रहता है कंपनी का नाम क्या है, सब चीज लिखी रहती है। उसके बाद रजिस्टर ऑफिस क्लोज की कंपनी किस राज्य में, किस स्टेट में है, स्टेट का नाम रहता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लोज कंपनी क्या क्या कर सकती है। लायबिलिटी क्लोज कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, दोनों है। उसके बाद कैपिटल क्लोज कंपनी की ऑथराइज की कितनी है, इशूड कितनी है, सब्सक्राइब कितनी है, कॉल कितनी है, पेड कितनी है। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ क्लोज की जो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम थे उनके नाम लिखे रहते हैं। अगर कोई चीज ऐसी है जो आर्टिकल मेमोरेंडम में लिखी है और मेमोरेंडम में लिखी हुई चीज को कंपनी या थर्ड पार्टी नहीं मान रही,
उस केस में उसे अल्ट्रा वायर्स मान जाता है, वो ट्रांजेक्शन वॉइड बन जाती है। उस ट्रांजेक्शन के लिए ना कंपनी का उस थर्ड पर्सन को शो कर पाएगी, ना वो थर्ड पर्सन कंपनी को शो कर पाएगा। ठीक, ना तो कंपनी के पास अधिकार रहते हैं शो करने के, ना उस थर्ड पर्सन के पास। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पेमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो जो बंदा बिजनेस के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करता है, ये मान लिया जाता है कि वो उस चीज को जानता था। एक और चीज है, जब भी कहेगा अल्टरेशन ऑफ कंपनी, अल्ट्रा वायर्स द कंपनी, तो अल्ट्रा वायर्स द कंपनी होने का मतलब अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम। जब भी कहेगा अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर, तो इसका मतलब होगा अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल। आर्टिकल में कोई चीज लिखी है और वो चीज नहीं मान रहे, तो उसको बदला जा सकता है इजीली, एसआर पास करो, 2/3 की मेजोरिटी लाओ, बदल लो। लेकिन अगर मेमोरेंडम में कोई चीज लिखी है, आपने उसका पालन नहीं करा, तो उसको बदला नहीं जा सकता, रेक्टिफाई नहीं कर, ऐसा आपका फाउंडेशन में कहा गया है। इंटर में इसका कुछ अलग है, लेकिन फाउंडेशन में आप यही मान के चलिए कि नहीं बदला जाएगा। ठीक, अगला, तो ये सब हमने एसबरी वैशबरी वाले केस पढ़ी है, रिवीजन में पढ़ने की नीड नहीं है। अब है आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल ये देखिए मैनेजमेंट में लिखा है कुछ चीज की ये चीज होनी है। आर्टिकल ये बताता है कि इस चीज को फ्लेक्सिबली या इस चीज को स्मूथली कैसे करना है, यानी कि कहा है कि मैनेजमेंट होना चाहिए इस तरीके से। तो आर्टिकल उसके बारे में बताएगा डिटेल में किस तरीके से कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए, किस मैनेजर के क्या राइट है, क्या ऑब्लिगेशन है, क्या ड्यूटी है, क्या पावर है, सब आर्टिकल के अंदर लिखा रहता है। आर्टिकल की लिखी हुई किसी चीज का अगर आप पालन नहीं करोगे तो उसका बदला जाएगा 3/4 की मेजोरिटी यानी कि एसआर पास करके, लेकिन मेमोरेंडम में लिखी हुई चीज का बदला नहीं जाता, ऐसा आपके फाउंडेशन में कहा गया है। ठीक, ये इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होती है? कंटेंट रेगुलेशन की कैसे कैसे रूल एंड रेगुलेशन बनेंगे, सबसे पहले वो चीज होती है। इंक्लूजन ऑफ मैटर की जो रेगुलेशन बनी है उसके बेस पर और कुछ चीज बताना चाह रहे तो बता देते हैं। कंटेंट प्रोविजन ऑफ इंट्रेंचमेंट, इंट्रेंचमेंट माने लॉ में लिखा है किसी चीज के लिए लॉ में लिखा है कि आपको अगर ये काम करना है तो आपको 50% मेजोरिटी चाहिए। लॉ ने कहा कि आपको अगर ये काम करना है तो आपको जितने भी आपके मेंबर्स होंगे उसमें से 50% मेंबर्स की सहमति चाहिए। आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं हम इस चीज को थोड़ा और हार्ड बनाते हैं, आपने कहा कि नहीं 50 नहीं 75%, तो आप कैसे कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। लॉ में लिखी हुई किसी भी चीज को आप बढ़ा सकते हो, घटा नहीं सकते, मतलब उसके इम्पैक्ट को बढ़ा सकते हो, उसके इम्पैक्ट को कम नहीं करा जा सकता। ठीक, तो ऐसा इंट्रेंचमेंट क्लॉज ला सकती है कंपनी, बिल्कुल ला सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आर्टिकल के फॉर्म भी हैं, ये मैं आपको दिखा चुका अपने उसके क्या डेटा कैप्सूल के अंदर। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है, देखिए समझिए। मेमोरेंडम आर्टिकल पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट होने का मतलब आरओसी की साइट वो है, एमसीए की साइट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, उस पर जाके आप किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल देख सकते हैं। क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है इसलिए जो भी बंदे कंपनी के साथ किसी भी ट्रांजेक्शन में एंटर करते हैं उनको ये मान लेता है, लो खुद से मान लेता है, सो मोटो मान लेता है कि उन बंदों ने वो मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ा भी है और उसको समझा भी है, ऐसा लो मान लेता है। अब अगर उसमें कोई चीज लिखी है और कंपनी उसमें कोई स्कोप था, मान लीजिए किसी कंपनी का आर्टिकल में लिखा था कि कंपनी खिलौने ही बेच सकती है, बस कंपनी सिर्फ खिलौने ही बेच सकती है, टॉयज ही बेच सकती है कंपनी सिर्फ, उस कंपनी का उसमें लिखा था मेमोरेंडम में कंपनी सिर्फ टॉयज ही बेच सकती है। एक थर्ड पर्सन गया कंपनी के पास, कंपनी से कह रहा है कि नहीं आप मुझे मोबाइल फोन बना कर दो। कंपनी को पता है कि हमारे आर्टिकल में तो हमारे मेमोरेंडम में लिखा है कि हम टॉयज ही बना सकते हैं। कंपनी समझ लिया ये आर्मी भेड़िया है, इसका पागल बनाया जा सकता है। कंपनी ने क्या करा, ठीक कंपनी ने कहा ठीक है हम बना के देंगे लेकिन आप हमें एडवांस दे दो। 50% एडवांस लिया, मान लीजिए 100 आईफोन बनाने के लिए कहा, 50 आईफोन के पैसे एडवांस में ले लिए। जिस दिन आई आईफोन की डिलीवरी की बात उस दिन कंपनी ने कह दिया कौन हो आप। मेंबर जो बंदा खरीदने गया था उसने कहा ऐसा ना करो मेरे साथ, मैंने आधा पेमेंट भी दिया, कॉन्टैक्ट भी है मेरे पास। कंपनी ने कहा कहीं भी ले जाओ इसको, ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि हमारे मेमोरेंडम में लिखा था कि हम सिर्फ ट्वाइस ही बना के बेच सकते हैं और मोबाइल फोन ट्वाइस नहीं है, आईफोन ट्वाइस के अंदर नहीं आता। इस केस में आपका कॉन्टैक्ट वैलिड नहीं है तो आप इन्फोर्स कर ही नहीं पाओगे, तो उस केस में सच में मेंबर के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा कि वो कंपनी को शू कर सके। इसका उल्टा कर दीजिए, मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो कंपनी के आर्टिकल में नहीं, मेमोरेंडम में नहीं लिखा कि कंपनी वो कर सकती है। अब वही बंदा, इस बार बंदा चालाक था, बंदा गया कंपनी के पास, बंदे ने कहा मुझे 100 आईफोन दीजिए, 50 आईफोन का पेमेंट मैं आपको अभी कर रहा हूँ, 50 आईफोन का पेमेंट 3 महीने बाद करूंगा। कंपनी ने दे दिए भोले बन के बना के। बाद में कंपनी जब पेमेंट लेने गई तो मेंबर ने कहा कौन हो आप।
कंपनी का ऐसा कर रहे हो, मेंबर ने कहा आपके आर्टिकल में, आपके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लोज में वो चीज नहीं लिखी, तो आपने वो चीज बना के मुझको बेची कैसे? अब आपने बेची, आपके पास कोई अधिकार नहीं है, आपके आधे पैसे, आधे फोन के पैसे डूब गए, जाइए मौज करिए। तो ये हो जाता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस बेसिकली क्या बताता है, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो जो बंदा कंपनी के साथ डील कर रहा है उसको कंपनी के डॉक्यूमेंट पढ़ने चाहिए, और वो बिना पढ़े अगर किसी चीज में एंटर करेगा तो उसके लिए वो लाइबल रहेगा, उसके लिए वो इन्फोर्स नहीं कर पाता। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की एक्सेप्शन क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये कहता है कि बाहरी लोग हैं आप, ये कहता है कि आप बाहरी लोग हैं, मतलब जो आउटसाइडर हैं, इनको बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन के बारे में जानकारी नहीं होती। जो बिजनेस के आउटसाइडर हैं उनको बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन के बारे में जानकारी नहीं होती। अब क्योंकि उनको वो जानकारी नहीं है, इस केस में हम ये नहीं मान सकते कि उन्होंने इंटरनल रेगुलेशन को देखे, भाई ये देखे जो कंपनी की इंटरनल रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हुई है या नहीं। उनका काम सिर्फ इतना है कि वे कंपनी से एक बार पूछ ले कि आपने एक चीज कर दी या नहीं। अगर कंपनी कह रही है कि हाँ कर दी, तो उस केस में वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। उस केस में उनके पास अधिकार होता है कि वे अपना पैसा मांगे। समझिए, वो बंदा ले गया था फोन लेने, एक बंदा मैं गया फोन लेने कंपनी के पास, उस कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा था कंपनी फोन बना सकती है, वैलिड है। साथ में ये भी लिखा था कि अगर कंपनी फोन बनाएगी तो हाल तो कंपनी एक खिलौने की बिजनेस है, लेकिन कंपनी फोन बना सकती है, ऐसा लिखा था उसके मेमोरेंडम में। साथ में ये भी लिखा था कि अगर वो कंपनी फोन बनाएगी उससे पहले उसे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सारे मेंबर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब सारे नहीं, मेजोरिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक, कंपनी के पास में गया, मैंने कंपनी से कहा देखो आपके मेमोरेंडम में तो लिखा है, तो आप बना तो सकते हो, आपने अगर अपनी मीटिंग भी करा ली हो तो आप मेरे 100 फोन बना के दे दीजिए। कंपनी चालाक थी, कंपनी ने मुझसे झूठ बोल दिया कि हाँ हाँ हमने मीटिंग करा ली, आप पेमेंट कर दो, हम आपको डिलीवरी करेंगे बाद में। मैंने उनको पेमेंट कर दिया। अब जब मैं डिलीवरी लेने गया फोन्स की, तो उस केस में कंपनी ने मुझसे कहा कौन हो? मैंने कहा ऐसा कर रहे हो, तो कंपनी ने कहा देखो हमारे मेमोरेंडम में तो लिखा था, मीटिंग को भी कहा था, लेकिन हमने मीटिंग कराई नहीं। अब हमने मीटिंग नहीं कराई तो ये इनवैलिड हो गया और आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। इसमें मेरी गलती है, कंपनी नहीं मीटिंग करी तो कंपनी गलती है ना। मैं गया कोर्ट, मैंने कहा जज साहब देखिए ये कंपनी ऐसी है, मैंने इससे पूछा मीटिंग कराई, इसने मुझसे झूठ बोल दिया, मेरे से कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया। अब आप बताइए इसकी मीटिंग हुई है नहीं हुई है? मैं तो आउटसाइडर हूँ, मुझे क्या जानकारी है? कोर्ट में जज साहब ने कहा कि हाँ आपकी बात सही है, क्योंकि आउटसाइडर को इंटरनल नॉलेज की इंटरनल जानकारी नहीं होती, इसलिए आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी और आपको पूरे का पूरा अधिकार होगा कि आप अपना अमाउंट रिकवर कर सकें या फोन ले सके कंपनी से। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन देखिए, इसको टर्को एंड रूल भी कहा जाता है, क्योंकि टर्को एंड केस में थोड़ा सा ऐसी होता है, भी केस पढ़ लेना, क्योंकि ये वन शॉट है तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैं रेगुलर देख लेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। रेगुलर वीडियो यूट्यूब चैनल पे ही पढ़िए इस पे ही। तो टर्को एंड रूल भी इसे कहा जाता है, किसे? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को। तो क्वेश्चन है टर्को एंड रूल से भी आ सकता है और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बताइए एक्सप्लेन टर्को एंड रूल, तो भी आपको इंडोर मैनेजमेंट ही लिखना है, या खुद इंडोर मैनेजमेंट बोल दे तो आप समझ ही जाओगे। अगला इसकी एक्सेप्शन है, मतलब कुछ केस में आप भले ही आउटसाइडर हो, आपको ये नहीं माना जाएगा कि आपको आपके पास अधिकार नहीं रहेगा अपने पैसे रिकवर करने का, इंटरनल गलती ना होने के बावजूद भी। समझिए क्यों? जब आपको एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी है, मानिए कंपनी थी जिसके मेमोरेंडम और आर्टिकल के अंदर, मेमोरेंडम और आर्टिकल के अंदर ये लिखी थी, मेमोरेंडम के अंदर लिखा था कंपनी प्लास्टिक के सामान खरीद सकती है, प्लास्टिक खरीद सकती है, कच्ची प्लास्टिक। आर्टिकल में लिखा था कि सिर्फ डायरेक्टर ये आके ही प्लास्टिक खरीद देगा, हर बार डायरेक्टर ये आके ही खरीद रहा था। ठीक, आपको पता था कि इनके आर्टिकल, इनके उसमें लिखा है आर्टिकल में, इसलिए डायरेक्टर ये आके खरीद रहा है। आपको जानकारी होने के बाद इस बार डायरेक्टर भी आपके पास आया ना, मुझे प्लास्टिक का कच्चा माल दो, पैसे हम आपको बाद में देंगे। अभी आपका अधिकार था, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उससे पूछते कि भाई हर बार तो डायरेक्टर ये आता था, आपके आर्टिकल के अंदर भी डायरेक्टर ए का नाम मेंशन है, आपको अधिकार किसने दिया कि आप कंपनी के बिहाफ में कोई सामान खरीद सकते हो? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी ने आपको पावर दी हो कि आप उससे बिहाफ में प्लास्टिक का सामान खरीद के ला सकते हो? अगर है तो मुझे डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, तभी दूंगा। ये पूछने का अधिकार था। लेकिन अगर सप्लायर ये पूछे बिना ही उसको प्लास्टिक भेज देता है और बाद में पेमेंट लेने जाता है, कंपनी डिफॉल्ट करती है, तो फिर कंपनी से वो पेमेंट रिकवर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लग पाएगा जब आप जानबूझ के खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारें, या फिर जानबूझ के चीजों को ध्यान करके भी नजरअंदाज करें। दूसरा है सस्पिशियस ऑफ इरेगुलरिटी। ये क्या है समझिए, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था मेमोरेंडम के अंदर कि कंपनी सिर्फ लकड़ी के फर्नीचर बनाती है। कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था लकड़ी के फर्नीचर बनावे है कंपनी। अब बंदा आया, डायरेक्टर है आपके पास संभालने, तो डायरेक्टर तो सेम है, मतलब बंदा जो ऑथराइज था वही आया, लेकिन बंदा जेन्युइन आया,
लेकिन सामान लिया लकड़ी के अलावा, बोल रहा है मुझे टीन की चादर दो, मुझे लोहे की रोड दो, मुझे ये दो वो दो, तो आपको पूछना चाहिए ना कि सर एक बार बताओ, आज तो आप हर बार, हम तो जानते हैं आप बढ़िया बंदे हो और आप ही ऑथराइज हो उस कंपनी के, तो वो बात तो ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, ये इस बार आप अपने इरेगुलर क्यों हो रहे हो? मतलब जो रेगुलर तो आप लकड़ी का सामान लेते थे, अभी आप लोहे और टीन पे क्यों आ रहे हो? आपने अपना ऑब्जेक्ट बदल दिया क्या? और बदल दिया तो मुझे क्यों नहीं मेमोरेंडम में शो हो रहा? ये पूछने की जिम्मेदारी आपकी थी, और आपने अगर ये चीज नहीं पूछी, उस केस में भी आपके पास कोई अधिकार नहीं। अतिशय फोर्जरी, फोर्जरी क्या है? एक शेयर सर्टिफिकेट लेने गया था एक बंदा, अब उस कंपनी के जो मेमोरेंडम और आर्टिकल में ये चीजें लिखी थी कि जब भी कोई शेयर इशू होगा उस पर डायरेक्टर साइन करेंगे। उस कंपनी के मेमोरेंडम में ये चीज लिखी थी कि जब भी कोई शेयर इशू होगा उसके डायरेक्टर साइन करेंगे। लेकिन उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी ने डायरेक्टर की फर्जी साइन कर दी थी। ये सच में करी थी, मैंने अपने नाम तरफ से कंपनी सेक्रेटरी का नाम ले रहा, केस पढ़ लेना आप। तो उस कंपनी कंपनी सेक्रेटरी जो था उसने एक फर्जी साइन कर दी थी डायरेक्टर के बिहाफ में। उस केस में क्या जो शेयर होल्डर है उसके पास अधिकार रहेगा? नहीं अधिकार रहेगा, क्योंकि फोर्जरी केस में अनलॉफुल चीज हो जाती है, वहां पे कोई अधिकार नहीं रहता, वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंजोर मैनेजमेंट भी काम नहीं आएगा। तो ये था आपका कंपनीज एक्ट का रिवीजन। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप ये लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना। इसके बाद मैंने क्वेश्चन की 2 वीडियो डाल रखी हैं, इसे देख के वीडियो देख लेना ताकि आपको क्वेश्चन भी हाथों हाथ कवर हो जाए। चलिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।